हाय एवरीवन, प्लीज़ कैमरा ऑन कर लीजिए। हाय प्रभात जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम। आप सुनाओ कैसी हो? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। हाय सौम्या। हाय प्रीति जी, थैंक यू। चलिए अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं, जुड़ जाएं लोग। दीदी मेरे को भी बुला लो। आए आपको बुलाने की ज़रूरत है साहिल। आए सेनित। गुड इवनिंग वाह, मैम। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सरप्राइजेस आ रहे हैं आज तो। थैंक यू सो मच। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, है ना? अच्छा, पहले ये बताइए, आप में से कौन जानता है एस्ट्रोलॉजी? जानते हो आप? वाह सैनिक। थोड़ा थोड़ा सर मैडम, रिसर्च तो कर रहा हूँ उसके उसके ऊपर। ओके। आप नाड़ी जानते होंगे थोड़ा, कि थोड़ा वैदिक? थोड़ा सा वैदिक वैदिक। वैदिक। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन जानता है? दीदी प्रिया? 2019 में पढ़ी थी एक बार बस। बस। ओके। मैंने काफी लोगों से शेयर तो किया था, लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरे को जी। नहीं आ रही है। आवाज कम आ रही है मेरी? अब दीदी आए। बंद हो गई थी बीच में, बंद हो गई थी। ओके। अभी ठीक है? हाँ जी हाँ जी। हम्म। हम्म, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। टाइम है आपके पास? हाँ, 9 बजे के अंदर। हाँ, 9 बजे तक है, समझ गई। 9 बजे नौ तक। बजे तक है, ठीक है। जी। ओके। चलिए फिर भी शुरू करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके। एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम तकरीबन सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये चीज़ सोची है कि ये टूल हमें भगवान ने दिया क्यों? किसी के पास इसका कोई आंसर है, अगर कोई बताना चाहे? क्योंकि अगर भगवान ये कहते हैं, हम लोग भी यही मानते हैं कि किस्मत जो लिख दी गई वैसे ही चलेगा सब, तो फिर ये टूल क्यों दिया? ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योति, ये टूल भगवान ने हमारे सामने क्यों रखा? अगर कर्म का फल। जीपीएस के लिए दिया मैम, ताकि आसानी से चीजें ट्रैक कर सकें। स्ट्रगल तो वैसे है ही बाकी। जी। नहीं, ये अब यहाँ पे आके हम ये कहेंगे कि अब स्ट्रगल नहीं रहेगा। ये मैं श्योर एंड तक आपको कर दूंगी कि स्ट्रगल नहीं रहेगा। जब आप अपना चार्ट पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि चलो कार्मिक भी होती हैं चीजें, प्लैनेट्स भी, रिलेशंस को भी कुछ प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम क्या कर्म करके आए, प्लैनेट्स वो बताते हैं। और अगर हम उसको समझ लें अच्छे से, उसको अच्छे से स्टडी कर लें या उनके अकॉर्डिंग रेमेडीज को लेके आए, तो ये काम करती है एस्ट्रोलॉजी। मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि 80-90% इवन हम अपनी कुंडली बदल सकते हैं, 10% शायद नहीं। वो वो भी हमारे अंदर ही कमी रहेगी, क्योंकि मैं लास्ट 26 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और 55,000 प्लस लोगों का चार्ट में रीड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ये काफ़ी चीज़ें देखी। काफ़ी लोग मुझे सीरियस भी मिले, काफ़ी लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लेके आए कि हाँ सॉल्व हो जाए, बस कुछ जादू हो जाए। लेकिन जो सीरियस थे उन्होंने रेमेडीज़ की, फॉलो किया। क्योंकि देखो इसमें भी रूल्स हैं। मान लो अगर किसी के प्लैनेट में मतलब कोई प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है, सैटर्न है, सैटर्न का बहुत डर बैठा हुआ है लोगों में कि मतलब शनि तो बहुत पीड़ा देते हैं, शनि तो बहुत प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शनि कर्म फल दाता है, शनि न्याय के देवता है। ठीक है, और शनि को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है,
अगर हम वो चीज़ समझ लें, जैसे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट आज हम पढ़ेंगे, मतलब व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, नेचर ऑफ प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, ये हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम सैटर्न को समझे, सैटर्न डिसिप्लिन चाहता है, सैटर्न से हम कैरियर को देखते हैं, ठीक है। अगर हम सैटर्न के को फॉलो करें कि हाँ डिसिप्लिन रखें लाइफ में, तो लाइफ सच में एक सही वे में जाएगी। और अगर जैसे अब सैटर्न को पसंद नहीं है कि इंसान डिसिप्लिन में ना रहे, या 11 बजे उठ रहे हो, आप अपने काम को टाल रहे हो, आज मुझे मिलना था किसी से लेकिन मैं 2 घंटे बाद मिलूंगा, मैं ड्रिंक करूंगा, ठीक है, मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, तो हाँ फिर प्लैनेट्स नाराज होते हैं। इसको चाहे आप अपने रिलेटिव्स के तरीके से भी लो। अगर मान लो आपके पेरेंट्स हैं घर में, अब जैसे पिता सूर्य है, सन है, ठीक है, पापा के साथ नहीं बनती है, तो ऑफ कोर्स सन आपको नेम फेम नहीं देगा, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। तो हर प्लेनेट का एट्रीब्यूट्स हैं, उन हर प्लेनेट के रिश्ते हैं, हर प्लेनेट के, अगर हम कहें एक एक चीज जो भगवान ने हमें दी है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। आज हम समझेंगे जैसे प्लैनेट्स को लेके, जैसे सन है, और इसको एस्ट्रोलॉजी में हम एक क्रम के साथ समझेंगे कि जब कोई प्लैनेट की दशा आती है तो उसके बाद एक क्रम के साथ ही उसकी दशा चलती है। जैसे सूर्य है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य रिकॉग्निशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, सूर्य की राशि भी होती है ना। और सूर्य गेहूं में भी आता है, गेहूं जो अनाज हम खाते हैं वो सूर्य है। मान लो सूर्य आपका खराब है, तो क्या होगा? एक सूर्य क्या है, फायरी प्लेनेट भी है, गुस्सा आएगा, नेम फेम नहीं मिलेगी, है ना, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी आपको। तो जब हम अपने चार्ट में अपने प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हैं, जब हमें समझ आने लगता है कि मान लो कि हमारा सूर्य ठीक नहीं है, मतलब या तो वह राहु केतु के एक्सेस में है या बुरे हाउसेस में है, तो प्रॉब्लम आएगी। या फादर को हेल्थ इशू होगा, या फादर से दूर रहोगे, फादर के साथ बनेगी नहीं आपकी, मल्टीपल चीजें होती हैं। प्लैनेट्स को इस तरीके से हम समझते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। हर प्लैनेट का अपना एक एट्रीब्यूट है, हर चीज में कुछ ना कुछ कंट्रोल है प्लैनेट का। अनाज से लेके, कपड़े से लेके, रंगों तक, चीज़ों तक, हर प्लैनेट का कुछ ना कुछ रोल है हमारी लाइफ में। इवन हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लैनेट से जुड़ा हुआ ज़रूर कर रहे हैं। जैसे मून है, मून मदर को रिप्रेजेंट करती है, मन, शांति, इमोशंस, ठीक है, ट्रैवल, बहुत सारी चीज़ें, है ना, इमेजिनेशन हमारी। मान लो अगर अब जैसे देखा जाए, आपने देखा होगा सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है, गुरु केतु को क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये दिख रहे हैं, हमारे सामने दिखते हैं ये। लेकिन राहु केतु के एक्सेस में जब कोई प्लैनेट आता है वो भी पीड़ा में होता है। जैसे मार्स के साथ मान लो राहु आ जाए, तो वो भी एक कष्ट वाला टाइम ही होता है, जब महादशा अंतर्दशा कनेक्ट होती है, ठीक है। और अब जैसे मून है, मैंने मून की बात की, जैसे मदर है, इमोशंस है ना, कपड़े से रिलेटेड काम है। ये हम आगे मतलब समझेंगे इसको, और डिटेल में जाएंगे कि और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब अगर हम मार्स को लें, मार्स रिश्ते में छोटा भाई भी कहते हैं। नौकरी में देखें तो पुलिस की नौकरी भी है, फौज में जाना, ठीक है, आर्मी में जाना, देन जिम वर्क, है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ है, एनर्जी है मार्स। तो प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है, मीठी चीजें, गुड़, तला हुआ खाना, बहुत कुछ, है ना, एक्सट्रीम करेज है हमारी, हमारे छोटे भाई बहन, ठीक है, मार्स से हम देखेंगे। और मान लो जैसे छोटे भाई के साथ बनती नहीं है, ठीक है, हम इसको कैसे पता लगाएंगे? मार्स की प्लेसमेंट देखी जाएगी, वो कौन से हाउस में है, वो किसके साथ बैठा है ना, उसके ऊपर एस्पेक्ट्स किसकी पड़ रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें। और फिर ये भी देखा जाता है मार्स के नक्षत्र में कौन है, मार्स किसके नक्षत्र में है। ये जो चीज मैं लेके आई हूँ आपके सामने, मैंने नाड़ी भी पढ़ी है, केपी भी पढ़ी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, रेड बुक भी पढ़ी है, लेकिन ये सारे एक तरीके से टूल्स हैं, और इससे अधिक बहुत कुछ है। एस्ट्रोलॉजी जितनी सीखो उतनी कम है।
जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये मेरा 25-26 साल का एक्सपीरियंस है, निचोड़ है, कि जिसमें मैंने मान लो केपी भी ऐड की है, नाड़ी भी ऐड की है, कि हमें मकसद तो हमारा प्रिडिक्शन से है ना। प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, हमें चैलेंजेस फेस क्यों करने पड़ रहे हैं, ठीक है, हमें करियर से रिलेटेड या हमें रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रही, हमें पैसा क्यों नहीं आ रहा, हमारी हेल्थ क्यों डाउन जा रही है। टूल हम चाहे कोई भी यूज़ करें। अब जैसे मेरे पास कोई चार्ट आता है तो मैं नाड़ी भी लगाती हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी लगाती हूँ, मैं लाल किताब भी लगाती हूँ, ये सब अलग अलग तरह के टूल्स हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टूल्स यूज़ करने हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत कुछ है कि आप उससे भी प्रिडिक्शंस कर सकते हो, हल निकाल सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा बेस इम्पॉर्ट मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मान लो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स का तो रोल है ही, फिर 12 राशियाँ आ जाती हैं। प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, चाहे आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी करो। लेकिन सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आई थी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। जब हमारा बेस मजबूत होगा फिर आप अपने आप ही, ये भी एक ऊर्जा है, एस्ट्रोलॉजी भी एक ऊर्जा है, जो मैंने फील किया है, ये भी एक एनर्जी है। जब हम पढ़ते हैं या किसी का चार्ट देखते हैं, जब आप एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हो तो कई बार आप ऐसे ही बोल दोगे सामने वाले को कि मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो ऊर्जा काम करती है और आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं होगा कि ये मैंने कैसे बात बोल दी। ये एनर्जी की तरह काम करती है। तो हर प्लैनेट का अपना एक रोल है। इन प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स को, इनकी चीज़ों को बहुत डीपली हमें याद करना है, समझना है। अब जैसे मार्स के बाद राहु की दशा आती है। राहु क्या है, आजकल हम जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल है वो 90% तो राहु है। सारा दिन मोबाइल, ये राहु है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितनी भी चीज़ें हैं हम यूज़ कर रहे हैं, वो राहु है। ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, ठीक है, ग्रीडीनेस, लालच, ठीक है, भूख, और सेटिस्फेक्शन ना होना किसी चीज़ का, ठीक है। अगर कलर्स में देखूं, ब्लू कलर है। इवन हमारा प्रोफेशन भी हमारे अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्वीपर होते हैं वो राहु होते हैं, लेबर होती है वो शनि होते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी है वो मंगल से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो सूर्य से आते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिश्ते, जैसे राहु ताया जी, फादर के बड़े भाई। तो बहुत बहुत कुछ है, बहुत डीप मतलब स्टडी है ये। उसके बाद राहु के बाद महादशा आती है जुपिटर। ये क्रम से हमें याद करने पड़ेंगे जो आज मैं लेके आई हूँ। ये आपका होमवर्क भी होगा। अगर आपने इसी पैटर्न से इन प्लैनेट्स को याद कर लिया, आपको पता होगा। जैसे अब आपकी सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, चाहे अंतरदशा में है चाहे प्रदंतर दशा में है, ये सीरीज ऐसे ही रहती है, ठीक है। अब राहु के बाद जैसे जुपिटर है, जुपिटर क्या है, ज्ञान, टीचिंग, गुरु। वो कोई भी हो सकता है, अब वो किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है क्योंकि वो गुरु है। चाहे आप संतों को कह लो, वो भी जुपिटर से आते हैं। चाहे आप किसी से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, गुरु है, वो भी गुरु हैं। किसी ने आपने मैथ्स पढ़ा है, वो टीचर है, तो वो भी गुरु है, वो भी जुपिटर है। जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ज्ञान है, सब जुपिटर से देखा जाता है। जुपिटर अध्यात्म भी है, जुपिटर ज्ञान भी है, फाइनेंस भी है। जितनी भी हम पढ़ाई देखते हैं, एमबीए की पढ़ाई, मार्केटिंग, ये सब जुपिटर से देखी जाती है। इवन अगर हम हेल्थ में देखें तो किडनी से रिलेटेड इश्यूज, इवन कैंसर तक, ये जुपिटर से देखे जाते हैं। इन वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कैसे प्लेसमेंट से हम निकालेंगे कि जुपिटर की प्लेसमेंट किसके साथ होगी, तो कैसे वो कंजंक्शन से देखेंगे, या किसी प्लैनेट की एस्पेक्ट पड़ रही है तो कैंसर के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। लेकिन जितने भी किडनी से रिलेटेड, पीलिया हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम जुपिटर से देखेंगे। हायर नॉलेज जुपिटर से आती है, ठीक है। और सैटर्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा कैरियर, हमें कैरियर कौन सा चूज करना है वो हम शनि की प्लेसमेंट से देखेंगे। उसमें हम आगे पढ़ेंगे, हम शनि की प्लेसमेंट देखेंगे, शनि की राशियां देखेंगे, शनि किसके नक्षत्र में है। शनि क्योंकि जिसके, अगर हम केपी में जाएं, शनि
का जो नक्षत्र होगा, जो नक्षत्र का लॉर्ड होगा, केपी ये कहती है कि शनि उसके रिजल्ट देगा, शनि अपने रिजल्ट नहीं देगा। तो हम सारे टूल्स को डिस्कस करेंगे। अब सैटर्न है, जैसे सैटर्न, लोग कहते हैं, हमारे मेरे पास आते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, उनके पास तो इतना पैसा है, तो सैटर्न ने तो उनको बहुत दिया, उनका तो कुछ खराब नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, उनका कुछ खराब नहीं हो रहा, लेकिन उनका खराब, आपको देखो, जो हम अभी जी रहे हैं ना लाइफ, वो एक तरीके से हमारी पास्ट लाइफ कर्मा के रिजल्ट के बेस पे हमें ये लाइफ मिली है। और भगवान ने ये टूल हमें इस बेस पे दिया है कि आप जो करके आए हो, जो कर्मास आप लेके आए हो इस लाइफ में, उसको देखो। आपका एक चार्ट है, जब आपने जन्म लिया, जो आपके बर्थ टाइम पे कुंडली बनी, उस चीज को आप समझो, स्टडी करो, जहाँ कमियां दिख रही हैं वो ठीक कर सकते हो आप। अब उसको ठीक करने की भी रेमेडीज हैं, वो वैदिक रेमेडीज भी हैं, कुछ तांत्रिक रेमेडीज भी हैं, कुछ मंत्रास हैं, लेकिन हाँ, रेमेडीज बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको आजकल लोगों ने एक तरीके से धंधा बना लिया है कि हाँ भी ये इजी कर लो, लेकिन नहीं, रेमेडी एक इतनी सीरियस चीज़ है, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ की एक टाइम लिमिट भी दी है। जैसे मान लो, मैं सबको कहती हूँ विष्णु सहस्त्रनाम डेली करो, 45 डेज करके देखो, सिर्फ सुन के देखो, लेकिन कोई करेगा ही नहीं, करता ही नहीं कोई, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास। तो रेमेडीज काम करती हैं, लेकिन नियम से, डिसिप्लिन से। अगर आपने किसी रेमेडी का रिजल्ट लेना है, अगर आप अपनी नियत और अपने टाइम से, डिसिप्लिन से कर रहे हो उसको, तो रेमेडीज भी काम करती हैं। सबसे बड़ा लॉजिक ही यही है कि भगवान ने हमें ये टूल दिया क्यों? इसलिए नहीं कि बस हाँ पढ़ो और इससे कुछ होगा नहीं। पढ़ो भी, जानो भी कि हम, हमारी पास्ट लाइफ की क्या गलतियां हो सकती हैं। भगवान ने बहुत से टूल्स दिए हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, हीलिंग भी है, आकाशिक है, पास्ट लाइफ है, बहुत कुछ है, कुछ भी सीख सकते हो आप। लेकिन ज्योतिष के जरिए भी आप पता लगा सकते हो कि रीजन क्या हो सकते हैं, कि मैंने पास्ट में ऐसे क्या कर्म किए जो मुझे ये लाइफ मिली। इवन आप अपने चार्ट में देखोगे कि सेम पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स ने आप स्ट्रगल देखा, तो आपकी भी लाइफ वैसी क्यों हो रही है। इवन मैंने इतने चार्ट्स देखे हैं कि जैसे मान लो आपके 10th हाउस में मंगल है, तो सभी फैमिली मेंबर्स के 10th हाउस में मंगल होगा। बहुत से आपको चार्ट्स दिख जाएंगे, स्पेशली फैमिली मेंबर्स में, कजन्स में। वो कुंडलियां साफ ये दिखाती हैं कि हाँ, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। और ज्योतिष में एक चीज और बोली गई है, जैसे जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जैसे मान शादी हुई, बच्चे हुए, वो हमारे पूर्वज ही लौट के आते हैं, क्योंकि वो हमारा कार्मिक अकाउंट नील करने आए। तो इस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी को अगर डीपली पढ़ के, सीख के जान सकते हैं। अब बात करते हैं सैटर्न। जैसे सैटर्न कर्म फल दाता है, ठीक है। सैटर्न से लोगों ने एक एक आज के टाइम पे डर का धंधा चल रहा है कि एस्ट्रोलॉजी है, शनि खराब है आपका। मैं कहती हूँ शनि से पॉजिटिव प्लैनेट ही कोई नहीं है, क्योंकि वो न्याय के देवता है। अगर आप बुरी नीयत के साथ किसी के साथ कोई काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सैटर्न आपको पनिश करेगा ही करेगा। एक सैटर्न की सबसे चीजें चल रही हैं, शनि की 7.5 ढैया, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। 8th हाउस का शनि तो लाइफ ही नहीं देता, जबकि 8th हाउस का शनि लंबी आयु देता है। शनि की 7.5 का डर बैठ गया है। 7.5 साल पीरियड शनि का वो पीरियड होता है जब वो मून के एक्सेस में आता है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल बिताता है। उस जो जिंदगी के बड़े इवेंट्स होते हैं उस पीरियड में होते हैं, बस ये है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने शनि कर्म फल दाता है, तो लेकिन उस टाइम हमें अपने कर्मों का रिजल्ट मिल रहा होता है। अगर हमने बुरे किए हैं तो बुरा मिलेगा, अच्छे किए तो अच्छा मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि शनि बुरा ही करते हैं। शनि के बाद बुध की दशा आती है, बुध का पीरियड आता है। बुध नॉलेज है। अब बच्चों ने कौन सी पढ़ाई, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, वो हम मरकरी से देखते हैं।
जुपिटर से भी देखते हैं, मरकरी से भी देखते हैं, मेन हम मरकरी से देखते हैं। स्पीच, हायर नॉलेज, ठीक है, और स्टॉक मार्केट, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सब मरकरी से है। बुध से हम बहनों को देखते हैं, बुआ जो हमारी घर की बेटियां हैं, वो सब बुध से देखी जाती हैं। हमारे, मैंने कहा था ना, हमारे आसपास सभी प्लैनेट्स हैं, सभी प्लैनेट्स आसपास ही रहते हैं। उसके बाद केतु, स्पिरिचुअलिटी है। अगर आपने केतु की स्टोरी सबको पता ही होगी, सब पढ़ा ही होगा कि केतु का सिर नहीं है और राहु का सिर है। अब केतु सारा ज्ञान कहाँ से लेता है? वो अपनी इंट्यूशन से उसको पता लगता है। इसके तो इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। आजकल आपने देखा होगा एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत चल रहा है। केतु की महादशा आते ही उसके राज खोल देता है केतु। केतु की अंतरदशा मान लो, या केतु का ट्रांजिट मैरिज हाउस से कनेक्ट हो गया, मैं आंख बंद करके बोल देती हूँ कि पकड़े जाओगे, क्योंकि केतु राज खोलता है। केतु के इतने सीक्रेट्स हैं, क्योंकि केतु क्या कहता है? भीतर रहो, भीतर रहो मतलब अकेले रहो, मेडिटेशन करो, संतों जैसी लाइफ, संतों जैसी लाइफ। केतु जहां पे होगा, जहां पे देखेगा, जहां पे उसके नक्षत्र होंगे, नक्षत्र के लॉर्ड होंगे, वहां पे सर्च करना, 3 बार केतु वहां पे प्रॉब्लम देता है लाइफ में, 3 टाइम्स। जैसे मान लो 5th हाउस है, 5th हाउस हमारा संतान का घर है, वहां पे केतु है, राहु है, तो उस पर्सन को एक तो कंसीव मुश्किल से होगा, अगर उसकी औलाद हो गई तो उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे मेरे पास कुंडलियां आती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, तो नाड़ी से मैं वो चीज़ें गाइड करूंगी आपको कि आप कैसे बता सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो कैसे प्रिडिक्शन दे सकते हो और वो एक्यूरेसी आती है। एस्ट्रोलॉजी एक सच में ऊर्जा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आप आपके मन में अपने आप ही वो टाइम आएगा कि शायद आपका मुझे शाम का लग रहा है, तो आप बिलीव नहीं करोगे। अब जब आप उसकी कुंडली बनाओगे, उसका जो कुंडली निकल के आएगी, जो नेचर आप बताओगे, वो 99% नहीं 100% मैच करेगी। मैंने ऐसी कितनी ही कुंडलियों को प्रेडिक्ट किया है जिसमें टाइमिंग नहीं थी और वो एग्जैक्ट वही चीज निकल के आई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक सच में एक ऊर्जा है। केतु वही ऊर्जा है। केतु जहां पे भी बैठेगा, पहले तो उस चीज के, अब यहाँ पे आप इस चीज को नेगेटिव लोगे, लेकिन केतु आईटी भी है, ठीक है। केतु केतु से हम आईटी का काम भी देखते हैं, जितना भी टेक्निकल काम है, आईटी सेक्टर है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, सब केतु से आती हैं। तो वहां पे अब जैसे मान लो आपके पास ये सवाल आएगा, सैटर्न कैरियर है और साथ में केतु है, आप आंख बंद करके कह सकते हो आपका आईटी से रिलेटेड काम होगा। ऐसे प्लैनेट्स के कंजंक्शन जो मैंने निकाले हैं, मतलब वो आंख बंद करके आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आपको वो चीजें याद होगी तो आप बोल सकते हो कि ये चीज आप करते होगे। ये निचोड़ है, ये मैंने निचोड़ निकाला है। ये नाड़ी से भी चीजें आई हैं, ये चीजें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी आई हैं। तो हमें प्लैनेट्स की नेचर को समझना, उनके एट्रीब्यूट्स को याद करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेन बेसिक नींव ही यहीं से शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी की। अगर मान लो आपको याद ही नहीं है, अगर आपके पास सवाल आता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो आप क्या बताओगे? अब केतु 5th हाउस में हो तो कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं जाएगी, मन टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5th हाउस हमारा विद्या का घर भी है। आपको याद ही नहीं होंगे एट्रीब्यूट्स, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आता है वीनस। वीनस क्या है? लग्जरी, ब्रांड, वाइफ, पैसा, ठीक है, ब्यूटी, रोमांस, बहुत कुछ है। अनाजों में अगर कहूँ तो राइस है, सफेद चीजें जितनी भी। आजकल सबको ज्यादा, सबसे ज्यादा कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब हम देखेंगे कि वीनस की प्लेसमेंट कहाँ पे है चार्ट में, और मान लो अगेन वही चीज, बैड हाउसेस में है, एस्पेक्ट्स अच्छी नहीं है, वीक है, डिग्री वाइज वीक है,
तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। फिर उसको एक्टिवेट कैसे करना है, प्लैनेट्स को एक्टिवेट भी किया जाता है। ये नहीं है कि मान लो जैसे आप नॉर्मली 90% लोग यही कहेंगे कुंडली बन गई, अब तो जो होगा लिख के भेज दिया तो वैसे ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो बताने की जरूरत थी नहीं थी ना भगवान को कि हाँ भी ये एस्ट्रोलॉजी ऐसे करनी है, जरूरत ही नहीं थी। कोई तो रीजन है ना, वो रीजन ही यही है कि नहीं, इसको पढ़ो समझो और चेंज कर सकते हो। मेरे पास एक केस आया था, उनकी कुंडली में चंद्रमा राहु का भी एक्सेस में थे, सन केतु साथ में थे, मतलब ग्रहण योग बोलते हैं इसको, और 2 से 3 प्लैनेट नीच के थे। मैंने उनको कुंडली देखी, मैंने कहा आज के बाद अब किसी को कुंडली ही नहीं दिखाओगे, बस आप एक बार इन चीजों को समझ लो कि आपने लाइफ में करना क्या है और क्या नहीं करना, बस। और जो करना है उसको कितने अच्छे तरीके से फॉलो करना है आपने। रेमेडीज मैंने जो दी, मेरे आज 23 साल हो गए, वो सिर्फ मेरे पास ही आती हैं, और उनसे बिल्कुल जो चार्ट देखता है ना वो बिल्कुल उलट है। ऐसे हजारों केसेस हैं। इसके बाद इसलिए मुझे इसके रिजल्ट्स, एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट है। मैंने ऐसे चार्ट्स भी देखे हैं जिसको पंडितों ने कहा है कि ये लड़का तो बूट पॉलिश करेगा, और सच में वो करता भी था, सब्जियां बेचते थे। मेरे एक और क्लाइंट थे, लेकिन आज वो जहाँ पेट्रोल निकलते हैं ना वहां पे जहाज में कोई काम करते हैं ओएनजीसी में, और उनकी 17 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है। कुंडलियां बदलती हैं। ये भगवान ने हमें एक टूल दिया है ताकि हम इसको पढ़ें समझें और उसको चेंज कर सकें। जी सैनिक जी, कुछ कह रहे हैं आप सैनिक मैं जी? अब इसके बाद हम आते हैं हाउसेस के ऊपर। जो चार्ट आपको दिख रहा है, आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये जैसे आपने कुंडली देखी होगी, कुंडली कुछ इस तरीके से बनी होती है। जो इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं ये राशियां हैं। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, फिफ्थ, देन सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस। इसको इसी क्रम से आपने याद करना है। जो ये घर है ये पहला घर ही रहेगा, फर्स्ट हाउस ही रहेगा। अब इसके ऊपर हम नंबर्स चेंज हो सकते हैं। वो नंबर्स क्यों चेंज होंगे, इसको हम अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं, इसको लाल किताब में अगर देखें तो इसको काल पुरुष कुंडली कहा जाता है। काल पुरुष कुंडली मीन्स कि पहला घर, क्योंकि लाल किताब राशियों को नहीं मानती। लाल किताब मतलब इस तरीके से नहीं मानती कि यहाँ पे 2 नंबर आ गया, मतलब 2 नंबर की राशि आ गई तो वो उसको नहीं मानेगी, वो सिर्फ इसी 1 नंबर को मानेगी कि ऐसे ही है। अब लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हमारी जो नाड़ी ज्योतिष है और केपी एस्ट्रोलॉजी है वो मानती है राशियों को। जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, पहले तो हमने एक तरीके से इसको इस तरीके से याद करना है कि 1 2 3 4 ऐसे 12 ये हाउसेस हैं। ये फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया। अब लेकिन जैसे मान लो किसी का जन्म 6:30 बजे हुआ है, किसी का 5:30 बजे हुआ है, अलग अलग डेट्स पे हुआ है, उस टाइम पे ट्रांजिट में क्या चल रहा है यहाँ पे, उस हिसाब से राशि चेंज हो सकती है। मान लो यहाँ पे 5 नंबर राशि आ गई तो 5 नंबर राशि सूर्य की होती है, तो फिर नंबर कहाँ से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है तब वहां पे 5 लिखा आ जाएगा, आगे 6, देन 7, देन 8, देन 9। ये चीज समझ आ गई सबको, है ना? तो एक तो ये चीज ठीक है, हमें हाउसेस का पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस क्या है। अब हम पहले हाउस के एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। हाउस के एट्रीब्यूट्स, जैसे फर्स्ट हाउस हमारा लगन होता है, मतलब हम खुद, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा नेचर कैसे होगा, हमारी लाइफ आगे कैसी हो सकती है। हमारे को जो फर्स्ट हाउस में राशि होगी, मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो हमारा। जी सैनिक मैडम, ये इस कुंडली में आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कुंडली. ओके, वी आर अकस्टम्ड टू द साउथ इंडियन कुंडली. जी ओके, जो आई हैव अ डाउट. अभी जो सूर्य का, अभी जो कालपुरुष तत्व पे
सूर्य का जो घर एक है ना, लग्न वहां से शुरू होता है कि जहां भी wherever the the नो place. See, for सूर्य example, if it हम्म is कुंभ में होता है तो it becomes the 11th house in the Kalapurusha Tattva. So we started from the 11th house, or we started from this Surya, नहीं first house. सूर्य नहीं, हम वहां पे नंबर देखेंगे। सूर्य तो Number ये देखेंगे, हाँ okay. नंबर देखेंगे कि वहां पे Okay. नंबर कौन सा है। जैसे ये नॉर्थ Okay. इंडियन चार्ट है तो हाँ वही इसमें तो. हाँ नॉर्थ इंडियन चार्ट है तो इसको हम देखेंगे कि राशि कौन सी लिखी हुई, नंबर कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ पे Okay. 6 भी नंबर हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन ये हाउस फर्स्ट ही रहेगा। ये House first ही रहेगा. फर्स्ट हाउस हाँ, रहेगा। that is there because हाँ it starts from मेष से मीन तक वो आ जाएगा. Okay, no हाँ problem. है ना, हाँ हाउस फर्स्ट ही रहेगा। राशि चेंज हो सकती है और जो हाँ. फर्स्ट हाउस की राशि होगी वो हमारा लगन लॉर्ड होगा। वही हमारी लाइफ के उसके समझ लो 60 to 70% उसका रोल ज्यादा रहता है। जो भी हमारी यहाँ पे राशि आएगी, जैसे मान लो 4 नंबर राशि है तो 4 नंबर राशि का जो लॉर्ड है वो मून है। तो फिर हम ये देखेंगे आगे जाके कि मून की प्लेसमेंट कहाँ है ना, मून कौन से हाउस में है, मून किस राशि में बैठा है। लेकिन अभी हम पर थोड़ा बेसिक करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है वो हम खुद हैं, देन सेकंड हाउस से हम फैमिली, जो हमारा कुटुंब है, परिवार है, हमारा फाइनेंस है, वो देखते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं। फाइनेंस देखेंगे, कुटुंब देखेंगे, हम स्पीच को भी देखेंगे। ये देखो, ये जैसे मैंने राशि का बता रही थी, हर राशि का नाम है। पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ कि हाउसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे Madam, I फर्स्ट think हाउस, I think the classes are started in the ओके VSS, I श्योर believe. श्योर, आप लोग So, हाँ कर सकते हो। जी जी we'll probably start from tomorrow. श्योर 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 Okay. Thank you. श्योर, Thank you very much. थैंक यू सैनिध, थैंक यू। सो हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे। जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ है, हमारा बर्थ है, बर्थ प्लेस है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी नेम फेम है, खुशियां हैं, वो हम सब फर्स्ट हाउस से देखेंगे। हम कितना धन अर्जित करेंगे वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। मानसिक शांति, हमारी सोच, हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारी लाइफ कैसे जाएगी, वो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। देन सेकंड हाउस आ जाता है हमारी फैमिली, हमारी सेविंग्स होती हैं, जो हमारा टेस्ट होता है, हम जो खाते हैं वो भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। हमारी भूख जो होती है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आई साइट, ज्वेलरी, ट्रेडिंग, बैंक बैलेंस, क्योंकि ये मेन जो ये पारिवारिक, कुटुंब और फाइनेंस का हाउस है। ये घर ये बताता है कि हम पैसा कितना इकट्ठा करेंगे। अब जो जो राशि यहाँ पे आएगी, वो राशि के प्लैनेट्स जो लॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे है, वो ये दिखाएंगे कि हाँ वो पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है। ऐसे ही थर्ड हाउस है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हाउसेस तक होता है ना, वो हमारी राइट साइड होती है, हमारी बॉडी की राइट साइड। और 12th 11th 10th 9th 8th 7th तक जो होता है, 8th तक होता है, वो हमारी लेफ्ट साइड होती है। ठीक है। और हम सेकेंड हाउस में हम अपनी जो लैंग्वेज है, करेंसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वो सब सेकेंड हाउस से देखेंगे। देन हमारा थर्ड हाउस आ जाता है, राइट साइड आ जाती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबसे मेन चीज थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, हमारी स्ट्रेंथ, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी मेहनत करने की क्षमता है हमारी, वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। हमारी एनर्जी, हमारी पावर, जितने भी मोबाइल से रिलेटेड काम है या गैजेट्स हैं वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। नेटवर्किंग है, जैसे मान लो हमने इंस्टा पे कोई रील डाली है तो वो हमारा काम चलेगा नहीं, यूट्यूब पे हम कोई काम करना चाहते हैं, वो सारे हम थर्ड हाउस से देखते हैं। न्यूज़ एंकर, बहुत कुछ है। ऐसे ही फोर्थ हाउस है, रिलेशनशिप में कहें तो मदर है। ठीक है। हमारा खुद का घर, व्हीकल, हमारा लग्जरी, जितनी भी लग्जरी है,
हम कितनी लग्जरी बना सकते हैं वो हम 4th हाउस से देखेंगे। होटल, वेदर, स्कूल, कॉलेज, स्कूल, जैसे बच्चे आते हैं कि हाँ मेरी फलाने कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो हम प्रश्न चार्ट से भी देख सकते हैं, 4th हाउस से भी देख सकते हैं। देन 5th हाउस है, संतान का घर है, स्टॉक मार्केट है। देन औलाद का घर तो है ही है, मेन स्टमक है हमारा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे जो हम लोग कहते हैं ना कि हमें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो हम 5th हाउस से देखते हैं। हमारे ईस्ट कौन है वो हम 5th हाउस से देखेंगे। हमारी लव लाइफ जो आजकल सबसे हॉट टॉपिक है कि हमारी लव लाइफ कैसी जाएगी, वो हम 5th हाउस से देखेंगे। देन 6th हाउस हमारे एनिमीज का भी है, हमारी बीमारियों का भी है, हमारे चैलेंजेस का भी है, कर्जे का है, जो भी हम महसूस करते हैं, जैसे लंबी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है, कोई भी बीमारी या छोटी बीमारी हम 3rd हाउस से भी कई बार देखते हैं। तो वो बड़ी बीमारियां, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, कंपटीशन है, मेन ये हाउस कंपटीशन और बीमारी का घर है, वो हम 6th हाउस से देखेंगे। देन 7th हाउस हर तरह की पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप है, चाहे लव लाइफ है, चाहे मैरिज है, कुछ भी है, हर तरीके की पार्टनरशिप, फिजिकल नीड्स, सेक्सुअल लाइफ, लव लाइफ, ये हम 7th हाउस से देखेंगे। और भी बहुत कुछ है, ट्रेवल है, डिजायर्स हैं हमारी, फॉरेन की सेटलमेंट भी हम देखते हैं 7th हाउस से। देन 8th हाउस जिसको मृत्यु का घर भी कहा जाता है, आयु का घर भी कहा जाता है। जी साहिल जी। मैम लव लाइफ हम 5th हाउस में भी देख रहे हैं और 7th हाउस से भी देख रहे हैं। यस, क्योंकि ओके। 7th हाउस हमारी मैरिज का भी हाउस है। अब वो लव मैरिज में बदलेगी कि नहीं, मान लो प्यार है लेकिन हम शादी नहीं करना चाह रहे, वो रिश्ता लंबा चलेगा, मतलब वो शादी तक जाएगा कि नहीं, क्योंकि 7th हाउस में भी हम, जैसे मान लो हम देख कहते हैं ना कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो उसमें 7th हाउस की प्लेसमेंट देखी जाएगी, क्योंकि 7th हाउस में भी हम देखेंगे कि हाँ भी मान लो अगर आपका 5th हाउस बहुत अच्छा है और 7th हाउस स्ट्रांग ही नहीं है, तो उस लव लाइफ का कोई फायदा ही नहीं है। उस अगर मान लो वहां पे 7th हाउस में केतु आ गया, आप जितना मर्जी आपको अच्छा पार्टनर मिला होगा, लेकिन वो चलेगा ही नहीं। ये दोनों हाउसेस कनेक्टेड है, लेकिन इसको आज तक पढ़ाया ऐसे गया है कि हमने उसको मैरिज हाउस ही देखना है। अब जब हम चार्ट पढ़ेंगे ना, चार्ट को रीड करना समझेंगे, तो ये जानेंगे कि 7th हाउस का भी बहुत बड़ा रोल है। क्यों? वो रिश्ता फॉर द टाइमिंग है, 3 महीने 6 महीने वाला है, या शादी तक जाने वाला है, इसलिए 7th हाउस से भी हम लव लाइफ को देखते हैं। देन 8th हाउस आ गया, ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, चाहे वो कोई भी तरह की है, चाहे वो रिश्ते में है, मान लो मेरी बड़े भाई से नहीं बनती, तब हम 8th हाउस की प्लेसमेंट भी देखेंगे, कहीं वो बड़े भाई के प्लैनेट के साथ आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कनेक्टेड तो नहीं है। जितने भी कोर्ट केसेस हैं, एक्सीडेंट है, हमारे सीक्रेट्स, हमारा ऑकल्ट, हमारी इंट्यूशन 8th हाउस से देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी आप करोगे कि नहीं, मान लो आपने जैसे सुना भी होगा, कई लोगों के 8th हाउस में 5 to 6 प्लैनेट्स बैठे होते हैं। अब कई लोग तो उसको कह देते हैं इसकी तो आयु ही नहीं है, ये तो मुश्किलों से भरा लाइफ होगी। नहीं, अब 8th हाउस टैक्सेशन का भी है, रिसर्च का भी है, तो तभी जैसे मान लो बच्चे का बर्थ हुआ, हम चार्ट दिखाते हैं, मेरी ही फैमिली में थी कोई, तो मैंने उनको 8th हाउस में 5 प्लैनेट्स थे, तो मैंने उनको कहा इसको रिसर्च में डालो, और रिसर्च में या टैक्सेशन में, कि जैसे सीए का काम हो गया, ठीक है, और या फिर ऑकल्ट अगर उसका इंटरेस्ट है तो 8th हाउस बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन नॉलेज नहीं है तो कल ही मेरे पास इवन एक चार्ट आया था, किसी को उन्होंने कहा था कि लाइफ ही नहीं है बिल्कुल भी, और उस डर से उस पर्सन को ओवर थिंक कर करके हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 8th हाउस में शनि था,
और शनि के डर से बिठाया हुआ था। मैंने कहा 8th हाउस का शनि तो उल्टा आयु लंबी देता है। तो इस तरीके से अगर हम जैसे हम चार्ट को बहुत अच्छे से जब पढ़ेंगे ना, सीखेंगे, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, हाउसेस के एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि हाँ, इन कहाँ हम उस एट्रीब्यूट्स को, जैसे मेरी पता क्या रेमेडीज होती हैं। जैसे मान लो आप लोगों को अजीब लगेगा, जैसे मैं मंगल के लिए हनुमान चालीसा नहीं करवाती, मैं कहूंगी आप जिम जाओ, मंगल ठीक हो जाएगा। क्योंकि मंगल क्या है? एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, विल पावर है। अगर, और मान लो कोई बच्चा ओवर एक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो बैठता ही नहीं है, तो उसको किसी गेम में डाल दो। लेकिन अगर आप किसी पक्के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे जो दूसरे तरीके से एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा, वो कहेगा इसको अब बच्चा हनुमान चालीसा कैसे कर लेगा, हनुमान जी के मंत्र कैसे कर लेगा? उसका दिमाग ही नहीं उस चीज को, उसकी एनर्जी को यूज करना है हमने प्लेनेट की। तो 8th हाउस, हाँ, 8th हाउस कैंसर जैसी बीमारियां, जैसे 6th हाउस भी और 8th हाउस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। 8th हाउस बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं हमारे, जितनी भी साइकिक एबिलिटीज हैं, साइकिक पावर्स हैं, अगर हम इस फील्ड में हैं तो 8th हाउस और 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देन हमारा 9th हाउस आ जाता है, हमारा भाग्य, लक। इसको हम फादर से भी देखते हैं। क्योंकि देखो हमने देखा होगा जब हम छोटे थे, हमें मिला तो अपने पेरेंट्स से ही ना, कमा के पिता लेके आए और पिता ने ही भाग्य बनाया। मान लो पिता कमाता ही नहीं था, वो हमें पढ़ा ही नहीं पाया, हमने अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो भाग्य कैसा होगा? तो हम यहाँ पे अपने फादर को भी देखेंगे कि फादर की प्लेसमेंट कैसी है। इवन आप अपने चार्ट से, चाहे आपके पेरेंट्स के चार्ट नहीं है आपके पास, उनके डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप अपने चार्ट से भी देख के बता सकते हो कि आपके पिता की लाइफ कैसी रही होगी। जब आपका जन्म हुआ था, आपकी मदर क्या फील कर रही थी, या आप अपने चार्ट को पढ़ के आराम से बता सकते हो कि आपकी लाइफ ऐसी रही होगी। हमारे कर्मास 9th हाउस से देखे जाते हैं। इसको भाग्य का घर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट लाइफ को भी बताता है कि इस जन्म में, जब हम इस जन्म में लाइफ जी रहे हैं, तो हमारी लाइफ कैसी रहेगी, लक कितना साथ देगा। स्पिरिचुअलिटी से भी इस हाउस को देखा जाता है, ठीक है। ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में, इसको समझना, इसको रीड करना। मान लो आपका 2nd हाउस मतलब फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपका 6th हाउस अच्छा नहीं है, आपका 8th हाउस बहुत ही ज्यादा और तरीके का, लेकिन आपका 9th हाउस अच्छा है, तो हम 9th हाउस की एनर्जी को एक्टिवेट करके, उसके प्लैनेट्स को एक्टिवेट करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। देन 10th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। वैसे तो सभी घर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जैसे कोई स्टोन्स होते हैं ना, जैसे हमने, मान लो आपने सुना होगा स्टोन्स पहनाए जाते हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, तो वो 10th हाउस को देख के पहनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म भाव है। हम कितनी मेहनत करेंगे, कितना एफर्ट डालेंगे। आप एक 10th हाउस को देख के बता सकते हो कि सामने वाला कार्मिक है कि नहीं, कर्म करने वाला है कि नहीं, या आलसी इंसान है। आप 10th हाउस की प्लेसमेंट से बता सकते हो कि कैसे रहेगी उसकी लाइफ, कैसे वो एफर्ट्स डालता होगा कि नहीं, उसके कर्म कैसे होंगे। आप 10th हाउस से देख के बता सकते हो। ये गवर्नमेंट से भी, जो हमारा सोशल सर्कल है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, हमें नेम फेम, जैसे मान लो हमने पॉलिटिक्स में जाना है, तो वो हम 10th हाउस से देखेंगे। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जितना भी सोशल सर्कल है, हमें रिकॉग्निशन मिलती है कि नहीं। जैसे हम लोग, ये तो 90% लोग कहते हैं कि मैं जितना भी कर लूँ, मेरे मेरे को अच्छाई नहीं मिलती, तो वो हम 10th हाउस से देखते हैं कि क्यों नहीं मिल रही, और उसको ठीक किया जा सकता है। देन 11th हाउस, ये हमारा गेन हाउस है। ये हर तरीके के गेन को बताता है। मान लो दोस्ती में बेनिफिट है कि नहीं, 11th हाउस। पैसे में बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस में, जॉब में बेनिफिट मिलेगा, 11th हाउस। हर तरह का गेन हम 11th हाउस से देखेंगे। हमारे बड़े भाई, हमारी डिजायर्स फुलफिल होंगी कि नहीं। इवन हमने प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है, वो हम 11th हाउस से देखेंगे। मतलब हमें बेनिफिट होगा कि नहीं।
और वो कैसे होगा, उसकी टाइम पीरियड वो हम ट्रांजिट से देखेंगे, वो हम उस टाइम पे कुंडली के अकॉर्डिंग रिसर्च से हम निकालेंगे कि हाँ भी ये मान लो जिस टाइम पे आप आज प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप 2 साल बेचना चाह रहे हो, तो 2 साल की दशाएं सारी देख के आसपास, इवन ट्रांजिट की, ट्रांजिट मीन्स गोचर, गोचर मीन्स जैसे जो अब पीरियड चल रहा है, एक वो पीरियड जब आपने जन्म लिया तब वो कुंडली बनी, एक वो पीरियड जो अब चल रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो वो हम 11th हाउस से देखते हैं कि हाँ वो चीज में हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देन 12th हाउस, ये मोक्ष का घर भी है, ये जेल यात्रा भी कराता है, ये हॉस्पिटलाइज भी कराता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, लगेंगे नहीं लगेंगे, ये 12th हाउस की प्लेसमेंट से हम इजीली पता कर सकते हैं कि जैसे रोज किसी ना किसी डॉक्टर को मिलना पड़ रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हो आप 12th हाउस से देखोगे लॉसेस हमारे जितने भी हैं। लेकिन ये पॉजिटिव उनके लिए भी जो फॉरेन रहना चाह रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, 12th हाउस उसके लिए बहुत अच्छा है। जो ऑकल्ट में जा रहे हैं, जो ज्योतिष में जा रहे हैं, जो साइकिक एबिलिटीज जिनकी अच्छी है, उसका हम 12th हाउस देखेंगे, उसको उस तरीके से एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन मेन इसको खर्चे का भाव भी कहा जाता है, एक्सपेंस, जितने भी हमारे खर्चे हैं, पैसा टिकता ही नहीं है, तो हम 12th हाउस को देखेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? जी साहिल जी। भी बड़ा इडियोटिक क्वेश्चन है। हम्म। जब ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी जा रही थी, लिखी तो 3-4 हजार साल पहले लिखी गई थी, कुछ ऐसा था, या 600 बीसी, 600 एडी, बहुत 600 पहले। AD में था? हाँ, 600 बीसी से भी पहले। ओके हम्म। मैम, तब जैसे अभी आपने रिसेंटली लिखा है कि 12th हाउस जो है हम्म। सेटलमेंट, हम्म। शायद लोग शायद फॉरेन जाने का कभी रखते नहीं होंगे ना, हम्म। हम्म। तब हम्म। होंगे, है ना, हम्म। तब जेल होंगी, मतलब ये चीजें बार बार अपडेट हुई हैं नहीं, ये शुरू से एस्ट्रोलॉजी? ही रहा है, 12th हाउस के यही एट्रीब्यूट्स रहे हैं। नहीं मैम, पहले जैसे फॉरेन में कोई जाता नहीं था, फॉरेन हम्म। उस टाइम लैंड तो डिवाइड नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं था। फॉरेन, हाँ ये इंडिया, आपका मैं बताती हूँ, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। इसमें देखो फॉरेन वर्ड ये आ गया कि हाँ भाई अदर कंट्री, इसमें स्टेट चेंज भी माना जाता है, स्थान परिवर्तन। ओके, ये आज के लोगों ने हाँ फॉरेन बता दिया, लेकिन उस टाइम पे भी देखो देश तो तब भी थे, देश तो देश का बिल्कुल। बदलना या पहले स्टेट लोग का। हम्म। माइग्रेशन नहीं करते थे, पहले लोग माइग्रेट नहीं करते थे मैम। लेकिन नहीं, होते थे, लेकिन उस टाइम पे देखो पता क्या है, आप ये समझ रहे हो कि हाँ भी उस टाइम पे पता नहीं कंट्रीज ज्यादा नहीं करते थे, लोग नहीं करते थे, लेकिन चेंज आता था। जैसे मान लो कि हम जानना चाह रहे हैं कि मेरी फॉरेन में जॉब लगेगी कि नहीं, या मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में ही मेरा कैरियर है, या मेरा अदर स्टेट में है, तो वो हम 12th हाउस से देखेंगे। उस टाइम पे भी जगह चेंज होती थी, तो 12th हाउस को तभी कंसीडर किया जाता था। जैसे लव लाइफ है, अभी वही क्वेश्चंस आ गए मैम, ये कुछ ट्रांजिशंस हैं, हम्म। हम 1000 साल पहले करें या 1500 2000 साल पहले बात करें, मतलब मैं थोड़ा सा इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं हम्म। थोड़ा सा इसी फील्ड्स में रहा हूँ। हम्म। 2000 साल क्या हो रहा था, तो उस टाइम की हिस्ट्री में क्या चीजें थी, तो ये लव लाइफ नहीं थी, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं थी लव लाइफ कहीं पे भी? नहीं, अटैचमेंट तो थी ना, अटैचमेंट तो थी, ओके। शब्द बदल गए बस, इमोशंस तो थे ही ना। एक था, एक जैसे 7th हाउस में था, वहां पर मैरिज था, 5th हम्म। हाउस में था, वो सिर्फ लव लाइफ थी, हम्म। हम्म। है ना, दैट कुड बी प्री मैरिटल लव लाइफ, है ना, हम्म। 5th हाउस। तो उस टाइम पर ये चीजें नहीं होती थी मैम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं था ये सब कुछ। देखो ये हम हमारा मानना है,
लेकिन अगर मैं ओके। कहूँ, हाँ, ये हमारा मानना है कि नहीं थी। जितना भी आप पराशरी को पढ़ोगे ना, अगर आप पराशर के ग्रंथ को पढ़ोगे तो उसमें ये मेंशन है, इमोशंस, प्यार, भी हाँ, रिलेशनशिप थे, तब भी थे। ऋषि पराशर ने जब इसको लिखा है तो मेंशन है ये चीजें। ये तो बहुत बेसिक चीजें आप बोल रहे हो कि उस टाइम पे ये थी, मतलब कि रिलेशनशिप होते थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे क्या होता था, सामने नहीं आते थे। मैं आपको एक मजेदार चीज बताती हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, जैसे आजकल होमोसेक्सुअल लोग होते हैं, तो उस टाइम पे थे क्या? लेकिन पराशरी में इस चीज का कहीं कहीं मेंशन है, कहीं कहीं पे नहीं है। लेकिन जब हमने पाया, कुछ प्लैनेट्स की मैंने कॉम्बिनेशंस देखे, बहुत रिसर्च की, क्योंकि मेरे पास ऐसे चार्ट्स आए, तो उस टाइम पे भी मेरी काफी लोगों से भी बात हुई कि यस ये था, लेकिन तब सामने नहीं आता था, तब कोई डिस्कस नहीं करता था इस चीज को। अगर ये एट्रीब्यूट्स बने हैं, लिखे गए हैं, क्योंकि पराशरी देखो बहुत पुराना ग्रंथ है, भृगुनंदी नाड़ी बहुत पुराना है, उसमें भी तकरीबन कुछ कुछ चीजें कम होंगी या ज्यादा होंगी, लेकिन एट्रीब्यूट सबके सेम ही है, पर मेंशन है। अभी हम चलो बात करते हैं राशियों के ऊपर। 12 राशियां होती हैं, ये भी क्रम के हिसाब से होती है, और हर राशि को एक प्लेनेट, एक, समझ लो उनका लॉर्ड मिला हुआ है कि उनका स्वामी कौन होगा। जैसे पहली राशि एरीज है, जैसे आपने हाउसेस में देखा हुआ था 1 2 3, तो जैसे 1 नंबर राशि एरीज आती है। अब इनके लॉर्ड भी होंगे, वो हम अलग बात करेंगे। देन सेकंड नंबर की राशि आती है वृष, हिंदी में वृष बोला जाता है। ये राइट साइड पे जो है हिंदी के नाम है, लेफ्ट साइड पे इंग्लिश के नाम है। देन थर्ड राशि है जेमिनी, इसको हिंदी में मिथुन बोला जाता है। फिर फोर्थ राशि है कैंसर, इसको हिंदी में कर्क बोला जाता है। देन फिफ्थ राशि है लियो, इसको सिंह बोला जाता है। देन सिक्स्थ है वर्गो। इनके नंबर्स, ये नंबर्स यही रहेंगे। देन वर्गो को हिंदी में कन्या बोला जाता है। देन सेवंथ राशि है लिब्रा, इसको तुला हिंदी में बोला जाता है। देन स्कॉर्पियो, इसको वृश्चिक कहा जाता है। और देन ये एट्थ राशि थी। देन नाइन्थ सेगिटेरियस, ये धनु होती है हिंदी में। 10th कैप्रिकॉन, इसको मकर राशि बोला जाता है। और देन एक्वेरियस, इसको कुंभ बोला जाता है। देन आखिरी राशि आती है 12वीं राशि पाइसिस, मीन। अब इन राशि के लॉर्ड भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यही राशियां, जैसे अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसने अब अलग अलग जन्म पे बर्थ लिया है, ये चेंज होती हैं। हाउसेस चेंज नहीं होते, राशियां जरूर चेंज होती हैं। जैसे हमने देखा था वहां पे 1 नंबर लिखा हुआ था, दैट्स मीन एरीज राशि, राशि का वो लगन लॉर्ड था, लगन था। अगर वहां पे 2 नंबर लिखा होता, मतलब 2 नंबर लगन, मतलब टॉरस, वृष लगन की कुंडली, ऐसे बोला जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर इसके बाद एक और चीज में आज हम डिस्कस कर लेते हैं, डिग्रीज। जैसे हर प्लैनेट की एक पावर है, हर प्लैनेट की एक पावर है, और हर प्लैनेट 30 डिग्री तक अपना रिजल्ट देता है। जैसे अगर आप कुंडली में देखोगे ना, आजकल तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, उसमें कुछ नंबर लिखा होता है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, मैक्सिमम 30 डिग्री तक प्लेनेट की क्षमता होती है रिजल्ट देने की। जैसे जीरो से लेके हम 10 12 तक देखते हैं। अगर आपने देखा होगा डिग्रीज, मतलब आपके प्लेनेट के आगे लिखा होता है, तो जैसे 0 से 10 डिग्री होती है, वो हमारी समझ लो कि बर्थ, जैसे बच्चे ने जन्म लिया,
मतलब उसको वीक माना जाएगा। 0 से 10 डिग्री है तो उसको वीक प्लैनेट माना जाएगा या अस्त माना जाएगा। अस्त एक अलग कॉन्सेप्ट भी है, जैसे मान लो कोई प्लैनेट सूर्य के एक्सेस में आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। लेकिन अगर मान लो आपका बर्थ जब हुआ और जुपिटर मान लो 2 डिग्री था, 3 डिग्री था, तो वो वीक माना जाएगा। ऐसे 10 से 15 डिग्री तक युवावस्था माना जाता है, मतलब वो स्ट्रांग होता है। देन 15 से 30 की डिग्री में आ जाता है तो देन वो वृद्धावस्था 16, 17, 18, 19 डिग्री में प्लैनेट वीक होना शुरू हो जाता है। हर प्लैनेट की एक अपनी क्षमता भी है, राशि के रिजल्ट्स भी हैं, प्लैनेट के हाउसेस के रिजल्ट्स भी हैं, और प्लैनेट की खुद की स्ट्रेंथ कितनी है उसके भी रिजल्ट्स हैं। मान लो, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लो 6th हाउस मैंने बताया बीमारी का घर है, ठीक है। बीमारी के घर में जो उसका लॉर्ड है वो मान लो उसी घर में बैठा है और 0 डिग्री बैठा है, तो डेट्स मीन उसकी हेल्थ को कोई इशू नहीं आएगा, उसकी हेल्थ को वो मेजर इशू नहीं आएगा। कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो इवन मैं नहीं करती, रीजन कि अगर वो बुरे घर में बैठा है तो अगर वो प्लैनेट वीक है तो उसको एक्टिवेट क्यों करना। अगर उसको एक्टिवेट करने के भी कई तरीके हैं, जैसे मंत्रों से करना या दान पुण्य से करना, वो हम समझेंगे कि दान क्यों, कब क्यों और कब कराने चाहिए। मंत्र तो कभी भी आप कर सकते हो, उसके कोई खराब रिजल्ट नहीं है, लेकिन मंत्रों से एक्टिवेट किया जाता है प्लैनेट्स को। जैसे मान लो अगर 6th हाउस आपका बीमारी का घर है और वहां पे 0 या 1, 2 डिग्री बैठा है प्लैनेट, और वो आपको कोई बीमारी नहीं दे रहा है, लेकिन अब एक प्लैनेट बीमारी नहीं देता, पैसा भी देता है, बुद्धि भी देता है, चाहे वहां पे मान लो वीनस बैठा है, तो फिर आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपका प्लैनेट वीक है। तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है। अब वहां पे वो 6th हाउस में है तो वो प्लैनेट अगर बीमारी के घर में भी बैठा है तो वो 6th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। तभी रेमेडीज को बहुत सोच समझ के पढ़ाया जाता है, बोला जाता है कि जैसे मान लो वहां पे अब 6th हाउस को अगर हमने एक्टिवेट करना है, लेकिन हमें पैसा चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए। इसी को पढ़ना समझना ही एस्ट्रोलॉजी है, कि हमने उस प्लेनेट को एक्टिवेट करना कैसे। 8th हाउस है मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु, देन लेकिन वो ऑकल्ट से भी रिलेटेड बहुत अच्छा है, साइकिक पावर्स बहुत अच्छी हो जाती हैं 8th हाउस जिसका अच्छा होता है, ठीक है। 8th हाउस में शनि हो तो आंख बंद करके कह सकते हो ये बंदा तो अपना एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट में से पैसा कमाएगा, क्योंकि शनि कैरियर है। अब लेकिन वो पैसा देगा बड़ी मुश्किलों से, पैसा मुश्किल से कमाएगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगी। अब लेकिन अब इसमें टाइमिंग आती है, तो हर प्लेनेट की एक टाइमिंग और दशा भी है, वो हम कल पढ़ेंगे कि किस पीरियड में फिर वो जाके देगा, किस दशा में वो जाके देगा। इसको इस तरीके से समझेंगे हम कि जैसे मान लो हर, जैसे राहु 18 वर्ष उसकी महादशा होती है। अब लेकिन वो महादशा जो हम जी रहे हैं उसके रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, अब लेकिन ट्रांजिट में राहु कहाँ है और आपकी कुंडली में राहु कहाँ है, फिर देन राहु देख कहाँ रहे हैं, राहु किसके नक्षत्र में है, या जुपिटर कहीं राहु के नक्षत्र में तो नहीं है। ये सारी चीजें एक्टिवेट होंगी, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ आया? किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज कुछ तो कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू संजना। चलिए मैं देखती हूँ। अच्छा प्रभात जी, आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है? साक्षी जी, एस्पेक्ट्स मतलब दृष्टियां, हर प्लैनेट्स की दृष्टि होती है,
मतलब जैसे हर प्लेनेट की 3 दृष्टियां होती हैं, तो वो देख कहाँ रहा है। मान लो मेरा शनि है 8th हाउस में, ठीक है, उसकी 3 एस्पेक्ट्स होंगी, वो कहाँ देख रहा होगा। जहां जहां प्लैनेट्स देखते हैं उस हाउसेस के भी रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी जॉब तो अच्छी मिल गई, मुझे करियर भी बड़ा अच्छा मेरा सैलरी भी अच्छी है, लेकिन वहां पे मेरे कुछ लोग दुश्मन हैं, वहां पे कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो डेट्स मीन हम देखेंगे कि उसका कहीं 3rd हाउस 6th हाउस तो नहीं एक्टिवेट, 8th हाउस तो नहीं एक्टिवेट। वो मतलब तभी मैंने कहा जैसे हम प्लैनेट्स को देखते हैं तो प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट देखेंगे, उससे हम जानेंगे कि वो प्लैनेट कहीं उसके दुश्मन के घर में तो नहीं बैठा हुआ, उस हाउस में तो नहीं बैठा हुआ जहां उसके दुश्मन एक्टिवेट हो रहे होंगे। जैसे लगन है, लगन मतलब 1st हाउस, हम खुद क्या लेके आए हैं, वो कहीं कनेक्टेड तो नहीं है किसी बुरे घर के साथ। तो एस्पेक्ट से ये चीज जानते हैं। देखो वो प्लेनेट उस घरों के भी रिजल्ट देगा जहां पे वो देख रहा है। एक ही प्लेनेट बहुत से रिजल्ट देता है, क्योंकि वो उन घरों से भी जुड़ा हुआ है जहां पे वो बैठा है, जहां पे उनकी राशियां हैं, जहां पे उनके नक्षत्र हैं, जहां पे वो देख रहा है, जहां पे ट्रांजिट चल रहा है। तो ये बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो आज मैंने पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, आप आंख बंद करके एस्ट्रोलॉजी करोगे, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि खुद ही पढ़ो। मेरा मकसद ये होता है, मेरे पास आप आए हो ना, दोबारा कहीं जाओ मत, पढ़ो मत, ज्यादा वहमों में पढ़ो मत। काव्या जी अनगिनत लेकिन अटेंशन काम करती है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी, अगर आप किसी को डर दे के एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो प्लीज, ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है, मैं सिखाना भी नहीं चाहूंगी। पैसे कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजी मत करो, एक सेवा के लिए करो। नो डाउट पैसे लो, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, फीस लो आप, लेकिन अगर आप अच्छी अटेंशन के साथ किसी की हेल्प कर रहे हो, क्योंकि ये भगवान ने ये ज्ञान हमें हेल्प करने के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए दिया है, लूटने के लिए नहीं दिया जो आजकल चल रहा है। मैं सच में, कल मेरे पास वो केस जो आया, उनकी वाइफ रो रही थी कि मेरे हस्बैंड को किसी नाड़ी शास्त्र ने वालों ने बोल दिया कि उनकी लाइफ कम है और उनको सोच के इस हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और वो जिम फ्रीक पर्सन था। तो बड़ा ही सुन के मैंने 1-1.5 घंटा, मेरे जबकि चार्जेस है, मैं 30 to 40 मिनट्स लेती हूँ, 5100 चार्ज करती हूँ, लेकिन मैंने उनकी 1 घंटा बात सुनी, फिर मैंने उनसे बात की, और वो पर्सन इतना खुश था कि मैम मैं सुबह जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। मैंने कहा देखो, अगर मैं भी जिम ज्वाइन करूंगी, अगर मैं जल्दी मतलब थोड़ा टाइम लूंगी, अगर मैं 30 की स्पीड पे भाग रही हूँ तो मेरी हार्ट रेट बढ़ेगी, तो मुझे सांस चढ़ेगी ना, तो मुझे रुकना पड़ेगा। हमने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है हार्ट की, तो हार्ट की इसमें ये कैसे सोच सकते हो कि हार्ट की दिक्कत शुरू हो जाएगी। आपको मार्केट में, देखो मेरे में भी कमियां होंगी मार्केट में, लेकिन ये चीज जरूर मिलेगी आपको, 7:30 है, बहुत बुरा टाइम आने वाला है, ये कर लो वो कर लो, बस शनि आपका अच्छा नहीं है, राहु केतु ये वो। मैं सिर्फ एक लॉजिक आपसे पूछती हूँ, भगवान ने हमें ये टूल दिया क्यों। काव्या, एक और चीज बताऊं, अनगिनत कमाई है इसमें। इवन आप, मैं एक चीज बताऊं, अगर आप कोई फीस भी नहीं ना रखते हो कि मैं 2 प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आप मुझे कुछ भी दे दो, तो आप डेली के 5, 10, 20 हजार रुपए कमा लोगे। क्योंकि पता क्या, लोग बहुत भोले हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को गाइडेंस चाहिए। मैंने बहुत से एस्ट्रोटॉक पे, एस्ट्रोसेज पे लोगों को लगाया है, आज वो 2-2, 3-3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और मैंने उनको वहां पे भी मोटिवेट किया है कि हाँ आप देखो, इतना टाइम दो, लोगों को हेल्प चाहिए। प्रश्न कुंडली भी मैं पढ़ा दूंगी इस कोर्स में जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि प्रश्न कुंडली इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। कई बार कईयों के पास, जैसे मान लो आपके पास आ गया, प्रश्न आ गया कि मेरी चीज चोरी हो गई है, कोई मिल नहीं रही है, तो कैसे मिलेगी, तो वो मैं चार्ट पढ़ना आपको बताऊंगी।
कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो मैं इतना चाहूंगी, अगर आप लोगों की हेल्प के लिए उनको सही गाइडेंस देना चाहते हो ना, उस मोटिव के साथ, उस सोच के साथ आप एस्ट्रोलॉजी करना। पैसा तो देखो, नियत साफ है ना, भगवान खुद ही नहीं रोकते, बहुत मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना, सच में दुनिया इतनी दुखी है, इतने परेशान है लोग, इतने मिसगाइड किए जा रहे हैं, लूटा जा रहा है लोगों को। अगर आप सच में हेल्प के लिए जुड़ करना चाहते हो तो आप जरूर सीखो इसको। सबसे पहले तो खुद खुद की हेल्प करो, कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, इतना डूब जाओ। मैं आज भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी कमी है, कि एक्यूरेसी है ही नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में, हाँ, आपने अगर वो कथा सुनी होगी, जो सबसे बड़े ज्योतिषी हुए हैं, नारायण जी हुए थे, उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो जब माँ पार्वती ने वस्त्र बदले, वो बाथ लेने जा रही थी, वो तब की भी इतनी अपनी गणना से, एस्ट्रोलॉजी से इतनी प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो कब कपड़े चेंज कर रही हैं, कब वो नहा रही हैं, कब वो पानी डाल रही हैं। तो माँ पार्वती ने शाप दिया था ज्योतिष अधूरा रहेगा, कि आज के बाद कोई इतनी गणना नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं कहती हूँ चलो, हमें वहां तक तो क्या ही जाना, जो दिख रहा है उसी को ही अच्छे से देख लें। इसमें साक्षी, नाड़ी के मैं ऐसे सूत्र देने वाली हूं जिसमें आप आंख बंद करके अगर आप बताओगे ना ये कॉम्बिनेशन है और ये आपकी लाइफ में चल रहा है, तो वो निकलेगा। मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है जिसमें केपी के कुछ टूल्स, कुछ जैसे होता है ना कि हाँ भाई, फर्स्ट गियर डालोगे गाड़ी तो 20 किलो की रेस तक ही चलेगी। तो वो नाड़ी में वो जो मैंने चीजें निकाली हैं, जो मैंने आज तक सीखा है, वो मैं जरूर दूंगी। मैं अलग से कोई कोर्स नहीं लाने वाली हूँ। देखो, मेन मकसद तो हमारा यही है ना कि हम प्रेडिक्शन दे सकें और हेल्प कर सके, खुद की भी और लोगों की। जो मैंने नाड़ी से पाया, जो मैंने लाल किताब से पाया, अब अगर आपने लाल किताब सुनी होगी तो इसको उल्टी किताब कहा जाता है। लेकिन उसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं, मतलब पढ़ी समझी, जो अपने लिए लिखी लाल किताब में, उसमें सटीक वही चीजें निकलती हैं। लेकिन हाँ, मैं लाल किताब नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप पढ़ो, क्योंकि उसमें अगर आप पढ़ लोगे तो सच में एंग्जाइटी में आ जाओगे। उसमें नेगेटिव चीजें बहुत सारी बोली बोली गई हैं, लेकिन उसकी कुछ रेमेडीज बड़ी पावरफुल है, तो वो ऐड हैं। क्योंकि मकसद ये है। हाँ निशा जी, मैंने पीएचडी की है, तभी तो डॉक्टरेट लगा हुआ है। जी, मैंने पीएचडी ही की है, नाड़ी में की है मैंने। तो क्यों क्यों निशा मैंने ये चीज सीखी, क्योंकि सच में भुगता है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी कि जो मेरे गुरु थे वो रहे नहीं अभी, तो आपको हंसी आएगी, हमने कई एस्ट्रोलॉजर्स को पीटा भी है। हमारा पूरा गैंग होता था। नई जैसे लड़कियां 20 21 22 साल की लड़कियां हैं, मतलब उनको मिसगाइड करके उनके साथ बहुत मिसहैपनिंग हुई, बहुत, ये बहुत कुछ किया है, रोका है उनको। इससे अच्छा फिर यही, तभी रीजन ही यही था सीखने का, कि लोग मिसगाइड हो रहे हैं। और हमें भी, मैं भी मिसगाइड हुई थी। लेकिन मेरी फैमिली में मेरे मामा जी, अभी वो है नहीं है, लेकिन अगर आपने पंडित जीडी वशिष्ठ सुना होगा, वो मेरे मामा जी से सीखे हुए हैं एस्ट्रोलॉजी, अगर आपने सुना होगा। तो हाँ, खून में एस्ट्रोलॉजी जरूर थी, पर मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। पर हाँ, ये अब जरूर बन गया कि नहीं, अब आना चाहिए, गाइड हो रहे हैं, मतलब लोग बहुत ज्यादा मिसगाइड हो रहे हैं, तो अब गाइड करना बनता है। तभी मैंने नाड़ी को, केपी को इसमें ऐड किया है, कि मकसद तो एक ही है कि हमें पता हो कि हम, हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी। हम रेमेडीज बनाना सीखेंगे कि रेमेडीज कैसे बनाई जाती हैं। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, मतलब कि रेमेडीज कैसे करनी है। हाँ, लेकिन ये जरूर चीज कहूंगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, तो आपने, अगर उन्होंने कोई सही एस्ट्रोलॉजर है, रेमेडी कोई बताई है, उसको सही नियत और सही टाइम के साथ डिसिप्लिन में रह के करो, रेमेडी असर करती है। फिर वही बात आ गई घूम घुमा के, कि भगवान ने फिर दिया क्यों हमें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम चेंज कर सकें, समझें कि तुम करके क्या आए हो। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारा पिछला जन्म कौन सा है,
आप हैरान हो जाओगे देख के कि हाँ, आपके इस जन्म की और पिछले जन्म के हाउसेस आपस में कनेक्ट होंगे, कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा होगा। तो ये काम करती है। मैं लेकिन एक और चीज कहूँ आपको, जो कई मेरे पास क्लाइंट आते हैं ऐसे, मैं उनको मना भी करती हूँ कि मत जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि मुझे उनकी कुंडली बता देती है ये रेमेडी नहीं करने वाले। इनको लव लाइफ का जानना है, बस बॉयफ्रेंड आएगा नहीं आएगा, उस बंदे को मना कर दो, उसके पैसे बचाओ उल्टा आप, कि मत जाओ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो मैंने माना है नियत पे काम करती है। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे ना, आप होनी को टाला जा सकता है। साक्षी जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, काफी हद तक टाला जा सकता है। मैं आपको एक केस बताऊंगी। एक लेडी को मैंने अभी बताया भी था आई थिंक, जिनको ग्रहण योग, नीच के प्लैनेट्स, भाई वो लेडी एस्ट्रोलॉजर के पास गई और उसको यही चीज बताई, तुम्हारी लाइफ ऐसे जाने वाली है। उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो ऐसे जाने वाली है, और तुम सुसाइड भी करोगी, तुम ये भी करोगी, वो भी करोगी। मैंने उनको बस इतना कहा कि तुम मंदिर जा सकती हो, कहती मैं स्पिरिचुअल में जा सकती हूँ। मैंने कहा बस मंदिर शिवलिंग पे जल चढ़ाना मत बंद करना, और कुछ करने की, और आज के बाद एस्ट्रोलॉजी डिस्कस भी नहीं करनी, किसी को टेवा दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, अपने जो तुमने सोचा है कि मैंने करियर में ये करना है, और उनको एस्ट्रोलॉजर बनना था और कुछ और भी बिजनेस करना था। बस तुम एक टारगेट लेके चलो, लेकिन नियम ये है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाना। ये आपको बड़ी अजीब लगेगी बात, आज 23 साल हो गए हैं, बहुत सफल बिजनेस वुमेन है वो, और सिंगल लेडी ने वो अपने बच्चों को पाला है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आ जाता है कि मिस गाइड करना, यहाँ पे आ जाता है सोच। और मैंने फिर उसकी कुंडली भी देखी। अगर उनके 9 प्लैनेट्स में से 6 प्लैनेट खराब थे, पर एक प्लैनेट जुपिटर उस फीमेल का इतना स्ट्रांग था, उस पूरे एक प्लैनेट ने पूरी कुंडली को संभाल लिया। मैं जैसे जैसे उनको देखती, मेरा खुद एस्ट्रोलॉजी को लेके नजरिया बदलता रहा, सिर्फ एक प्लेनेट ने। और एक और चीज बताऊं मजेदार साक्षी, कि मैंने उनको कोई स्टोन भी नहीं रिकमेंड किया था। मैंने उनको कहा था हाँ बस एक गोल्ड का छल्ला पहन सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पीला धागा बांध लेना, जैसे ये मैंने पहना हुआ। क्योंकि पुखराज लेने की तब उनके पास हिम्मत ही नहीं थी। मैं खुद नहीं कोई स्टोन पहनती। ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, वो भी क्योंकि मैं साइकिक रीडर हूँ, तो एक प्रोटेक्शन के लिए पहनना पड़ता है। सोल रीड करती हूँ, सोल्स के साथ कनेक्ट होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए पहनना पड़ता है। नहीं तो मैंने कोई जेम स्टोन नहीं पहना हुआ, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो सिर्फ एक प्लेनेट ने उस कुंडली को इतनी सपोर्ट दे दी, इतनी सपोर्ट दे दी। उसके बाद मेरा नजरिया बदला कि सच में साइकिक हीलिंग साक्षी, देखो हर पर्सन कुछ ना कुछ अपनी इनर पावर्स लेके पैदा हुआ है। किसी को इंट्यूशंस होती हैं, किसी को एनर्जीज दिखती हैं। इसी को साइकिक कहते हैं, साइकिक पावर कहते हैं, जिसकी इंट्यूशन अच्छी हो। जैसे मेरे को शुरू से ही, छोटे होते ही मुझे विजन्स दिखते थे, चीजें दिखती थी, तब समझ नहीं आता था। तो अपनी इंट्यूशन के बल पर साइकिक हीलिंग आप कर सकते हो, साइकिक सर्जरी कर सकते हो, हम लोग करते हैं। क्लैरियोसेंसी इट नॉट नोन एज, मैं समझी नहीं साहिल आपकी बात। हम जो स्पिरिट्स को देख सकते हैं, हम उनको ऐसे कहते हैं कि ये क्लियर वाइंट है। हम्म। एक्स्ट्रा देख सकते हैं, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती है ना, कुछ जो सुन हम्म। सकते हैं, ऑडियंट होते हैं, हम्म। कर सकते हैं, क्लियर सेंटिएंट होते हैं ना, ऐसा। हाँ, लेकिन ये भी मैं एक चीज बताऊं साहिल, कि ये भी एक ना गॉड गिफ्टेड चीज होती है। मैं शुरू से हाँ ना जी। ये चाहती होती थी कि मुझे दिखें, और मेरी एक इच्छा होती थी कि जो सोल्स होती हैं वो किसको अपना दुख बताती होंगी, तो कोई ऐसा सुनने वाला हो उनको, तो मैं कनेक्ट करूं। और जब ये कनेक्ट होना शुरू हुआ, तब डर डर भी लगा, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी कोई। लेकिन मुझे स्पिरिचुअल गुरु मिले, मेरे को इनडायरेक्टली गाइडेंस मिलती रही।
अगर मैं कहूँ ना मेरे कोई गुरु है और मुझे कोई बताए कि जैसे कि सोल दिखती है उसको हैंडल कैसे करना है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरी पे जैसे माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे उनकी गाइडेंस मिलती है। तो ये धीरे धीरे बढ़ती है अपने आप ही आती है। और इसमें अगर मैं देखूं ना कुंडली, अच्छा आपने पढ़ा सुना होगा कि लोग कहते हैं अपना हाथ ना दिखाया करो, अपनी कुंडली ना दिखाया करो। ये मैं उन लोगों को मना करती हूँ जिनकी साइकिक पावर्स बहुत अच्छी होती है। उनका 8th हाउस उल्टा एक्टिवेट होगा, 12th हाउस एक्टिवेट होगा, उनका लगन लॉर्ड बहुत अच्छा होगा। उन लोगों को ज्यादा कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट लेके पैदा हुए हैं। साक्षी, आप कह रहे थे होनी को टाला जा सकता है। मैं आपको अपनी एक पर्सनल चीज बताती हूँ। मेरा बेटा है, उसका एक्सीडेंट होना था। मुझे पता था इसको चोट लगनी है। मैंने उसको कहा जिम ज्वाइन कर। ओवरवेट भी हो रहा था, मैंने उसको जिम ज्वाइन करवाया। उसके रोज क्या होता था, कभी डंबल लग गया, कभी वो उसका हाथ लग गया, कहीं कहीं पे घुटना लग गया। ठीक है, रोज ही कुछ ना कुछ। मेजर एक्सीडेंट था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसको चोट उतनी नहीं लगी। अच्छा, अब मैंने उसको रेमेडी बोली थी कि तू केसर का तिलक लगाया कर, लेकिन नहीं समझते बच्चे, नहीं लगाए। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। तो हुआ। होनी टलती नहीं है, लेकिन भगवान ने ये एस्ट्रोलॉजी, ये विद्या, ये रेमेडी एक छाते के रूप में हमें दी है ताकि हम उससे बच सकें। और हम 70-80% तक बच जाते हैं, ये मैं पक्का आपको आश्वासन दूंगी कि हाँ, नहीं तो फायदा ही नहीं फिर तो। जैसे मैंने उस लेडी की एग्जांपल दी कि मैं पता क्या चाहती हूँ, लोग इस चीज को सीखें लेकिन डर ना बनाएं। क्योंकि हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। ये इतना फैल गया है एस्ट्रोलॉजी से का डर पैदा करके पैसा कमाना, कि बहुत इजी है। आप खुद देखो ना, अगर आप किसी चीज पे से परेशान हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओगे। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बैठती हूँ कई बार, मैं साफ कह देती हूँ आपकी कुंडली ऐसी है, आपको तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अटेंशन बहुत काम करती है, बहुत काम करती है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है, इसमें लाल किताब के लिए भी ये कहा जाता है, जो ये पढ़ता है ना, तो इनर पावर्स, इंट्यूशन पावर्स एक्टिवेट होती हैं। क्योंकि ये सच में गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने ये हेल्प के लिए ही दिया है ये टूल। तो इसमें खुद की साइकिक पावर्स भी बढ़ती हैं सबसे। लेकिन मेन है नियत। आज कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं 11,000 भी लेते हैं, 21,000 भी लेते हैं, 51,000 भी लेते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, आप कितने भी पैसे ले सकते हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी सबसे कि हाँ, नियत, साफ नियत से इस विद्या को सीखना है और हमने देना है, गाइड करना है। आप में से कोई भी कैमरा नहीं ऑन कर रहा, कुछ लोग तो कर लो कैमरा ऑन। साक्षी। जी मैं करता हूँ, एक सेकेंड। थैंक यू साहिल। किसी को और क्वेश्चन है कुछ? अच्छा, ये बताइए, ऑलरेडी हाँ जी दीदी, यहाँ कंटिन्यू पे करें। कौन जानता है एस्ट्रोलॉजी, या सारे बिगिनर्स हैं? जी साहिल जी। दी मैंने ना 40 डेज के लिए 2019 में सीखी थी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा जी, छोड़ दी थी आपने बाद में? मैंने दीदी शायद ना 3 या 4 प्रोडिक्शन ही किए होंगे, एंड इट वाज सो न्यू टू मी कि मेरा कुछ कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया था, मिस हैपन हो गया था। हम्म। तो मैं बहुत मजाक बनाया गया था, एंड उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। ओके, मैंने मतलब 4 सीखी थी। ओके, मतलब आपने प्रेडिक्शन कुछ किया था उसकी वजह से हुआ था, या? क्या था कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
मैं 2019 में ना, मेरे ऐसा था, कुछ पैटर्न चल रहा था, हम्म और वो शादी के साथ मेरे मतलब मेरा किसी के साथ कनेक्शन बन रहा था। हम्म ठीक है। फिर शादी तक वो बात नहीं पहुंचती थी और ब्रेक हम्म हो रही थी। ठीक है। तो मेरे फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था, तो फिर वो चार्ज बड़े हेफ्टी अमाउंट करते थे, बट सॉल्यूशन नहीं निकलता था। तब तक हम्म मुझे भी नहीं था हम्म कि क्या और भी कोई हो सकता है इशू या नहीं। हम्म तो मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी सीखी कहीं लोकल ही वहीं से, हम्म और मैंने उसको फिर एग्जीक्यूट किया। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे कॉल करते थे उसी टाइम पे, तू आता नहीं है, कभी हम घूमने फिरने जाते थे, तो मैं कहता था कि मैं ये चीज सीख रहा हूँ। हम्म और एक दिन उन्होंने ना मेरे को एक केस फॉरवर्ड किया था, हम्म किसी की कुंडली फॉरवर्ड की, इसके कहते इसकी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। हम्म मैंने उनको उसके अकॉर्डिंगली बता दिया, भाई इनका ये प्लैनेट ठीक नहीं है, ये इतनी देर बाद जाके ठीक होगा। हम्म जो मेरे को पता था मैंने भी वही चीज बोली। हम्म तो उन्होंने कहा कि इस बंदे की तो 4 महीने पहले डेथ हो चुकी है, तू क्या करेगा, ठीक हाँ, ये होता है। है। तो हम्म तो फिर मेरा ना हो गया था भी, मतलब एटलीस्ट ये चीज जरूर पता हो ना, इसका कोई ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोगों को सिखाई गई थी। तो ये चीजें मेरे को बाद में पता लगी हैं। ये बहुत साहिल जी गहराई वाली चीज है, ये हमारे साथ भी होता है। ये लोग आते हैं आपकी परीक्षा लेंगे कि क्या है। हम्म। जैसे हाँ हमारे जी। पास आते हैं कि हाँ भी मुझे बताइए कि लड़का होगा लड़की होगी। ठीक है, डेथ वाली चीज तो हाँ बड़ी जी। नॉर्मल हो गई कि हाँ भी इसकी प्रिडिक्शन करके बताओ। वो बहुत डीप स्टडी है, बहुत डीप स्टडी है। और मैं सबसे एक चीज बताऊं जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, इंट्यूशन, मेरी तो इंट्यूशन काम कर जाती है कि ये जो पर्सन आया है ना, कि वो बैड अटेंशन के साथ आया और ये क्वेश्चन ऐसे आने वाला है। इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी हेल्प मुझे मिल जाती है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं देखो शुगर कोट नहीं करूंगी इस चीज को। मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया है, इसको प्रिडिक्ट करना मैं भी नहीं कई बार कर पाती हूँ। ये मेरी इंट्यूशन हेल्प करती है मुझे, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करूंगी। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ओपन बुक की तरह है। एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, मतलब उस विद्या की बात हो रही है जो भगवान ने सच में ये सोच के दी है कि तुम कर सकते हो, तुम जानो इसको। और ये तुम करके आए हो, देखो तुम ठीक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये विद्या इसलिए आई है। Sun departed from where we can check that. यस प्रीति जी, बिल्कुल पता लग सकता है। ये बच्चे के चार्ट से भी और आपके खुद के चार्ट से भी पता चल जा सकता है। बिल्कुल पता लग जाता है। इवन बच्चे मैम के चार्ट से भी पता लग जाता है कि पेरेंट्स की बनती होगी कि नहीं बनती होगी। जी जी साहिल जी बोलिए। मैम इनका क्वेश्चन नहीं, थोड़ा दीदी का समझ लगा, प्रीति दी का, कि बोलिए फादर प्रीति। सन। बेसिकली हाँ, मैं अपने ब्रदर से रिलेटेड पूछ रही थी, क्योंकि ब्रदर का चल रहा है ना, ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, और उनका मतलब कोर्ट में भी केस है, और बेटा 8 साल का बेटा है, वो भाभी ले गई है, 2 साल हो गए ब्रदर को, उसके बाद हार्ट अटैक भी आ चुका है। इसी वजह से मतलब वो बहुत अटैच था अपने बेटे के साथ में। अभी हमारे सोने से पहले पूजा पाठ भी, मतलब जो मैं करके सोती हूँ एटलीस्ट डेली, सिर्फ उसी के लिए, अपने भतीजे के लिए करके सोती हूँ कि वो मिल जाए उसको, भाई हम्म। को मिल जाए वो। तो पर प्रीति मैं एक चीज बताऊं, माँ से बच्चे को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हाँ बनिस्बत की माँ गलत है, अगर माँ मैं एक वैसे बता रही हूँ आपको, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी अगर देखा जाए ना, अगर हाँ अगर माँ अपनी जिम्मेदारी पूरी संभाल रही है, ये है तो टफ। हमारे देश में कानून मदर के फेवर में ज्यादा होते हैं है ना। प्रॉब्लम ये है ना कि ब्रदर ही मैम उनको उसको पाल रहा था जब से, मतलब शुरुआत से ही, क्योंकि भाभी के बैंक की जॉब थी ना, तो वो मॉर्निंग से इवनिंग तक तो वो तो बैंक में ही रहेंगे, और लेट भी आना। और मतलब ब्रदर जो है मेरे, वो कॉलेज में डायरेक्टर है, तो वो हम्म अर्ली मॉर्निंग मतलब 7:30 बेटे को पूरा तैयार करके भेज के, और फिर 1:30 बजे वापस, क्योंकि उनका टाइमिंग कम होते हैं कॉलेजेस में, तो वो तो वापस आ जाता था बेटे का टाइमिंग के हिसाब से। उसने हम्म उसको सारा सुबह नहला धुला के भेज रहा है, और अब वापस आके भी उसको ही उसको खाना खिलाना, होमवर्क करवाना, हम्म
प्लेग्राउंड में खेलने के लिए सोसाइटी में जैसे खेलते हैं उस वक्त उसका ध्यान रखना, फिर डांस क्लास में लेके जाना, वापस आना, उसके बाद उसको सुलाकर उसके बाद उसने अपना तैयारी करनी है कॉलेज की अगले दिन के लिए। ओके। तो वो सारा पाल ही वो रहा था, मतलब उसी के ऊपर सोना है उसने, उसी के साथ ही सारा कुछ उसी के साथ अलाइंड था। ओके। और ऐसे में जब वो बेटा उससे अलग हुआ है ना, तो उसके बाद मतलब 2 महीने में उसको हार्ट अटैक आ गया था ब्रदर को। ओहो। और 95% ब्लॉकेज के साथ में मतलब एंजियोप्लास्टी हुई है, उसकी स्टंट डला है उसे। और अब ओके। हम लोग उससे बात करते हुए डरते हैं अपने ब्रदर से कोई भी बात, और इसी वजह से हम सारे जाने रीलोकेट कर रहे हैं अब। बस मेरे हम्म। बेटे का लास्ट पेपर है, इसके बाद हम सब महाराष्ट्र मूव कर रहे हैं ब्रदर के पास, क्योंकि उसको अकेला नहीं छोड़ सक रहे। वो हम्म। महाराष्ट्र में है और उसका 17 से 18 kg तो उसका वेट लूज हो गया है, जितनी ओ, बार देखते हैं उतनी बार और वीक दिख रहा है वो। वो तो उन्होंने बहुत बच्चे का ही ज्यादा, ट्रॉमा ले लिया। बहुत ज्यादा, तो मतलब कोर्ट से फैसला आ चुका है या मतलब नहीं अभी? नहीं, अभी तो मैम चल रहा है, डीवी का डाला है उन्होंने, डॉरी का डाला है, डॉरी का तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। हम्म। और डीवी का डाला है, उसमें भी वो पुलिस जो पहले ही विमेन सेल और क्राइम विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन का जो रहता है, हम्म। वो 2 बार इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, और मतलब डीजीपी तक जा चुका है, और आरटीआई हमारी फेवर में आ चुकी है, क्योंकि कोई है ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है ना। हम्म। 8 साल मैरिज के 8 साल के बाद उन्होंने एक ऐसी डाल दी है कि हाँ मारा पीटा, और एक एविडेंस नहीं है, पढ़े लिखे हो आप भी, बैंक में जाते हो, कोई तो एविडेंस होगा ना 8 साल का, अगर आप रिकॉर्ड बोल रहे हो कि आप मार खा रहे थे तो कौन सा हम्म। रिकॉर्ड है? कुछ भी नहीं हुआ। मैं वो 2 साल चल गया वो विमेन विमेन सेल और ये क्राइम वाला, और उनके अपने शहर में, उन्होंने तो अपने शहर में डाला है, हमें तो जाके रहने के लिए भी जगह नहीं है उस शहर में, हम तो जाके रहते भी मतलब ऐसे हाँ, ऐसे ही होता है। तो होटल्स में। तो उनके शहर में वो 15 बंदे लेकर आते, और मैं और मेरा ब्रदर अकेले जाके वहां पे पूरा वो करके आए थे। पुलिस को पूरा, मतलब जिसको कहते हैं ना, पूरा उनके साथ में ये बहुत एविडेंस मुश्किल है। हमारे पास बहुत है, आप हम्म। उधर से ले आओ, हम काउंटर करने को रेडी बैठे हैं, कुछ हुआ हम्म। नहीं। तो वो हमारी फेवर में आ चुका है। कोर्ट में तो वही है, डेट पे डेट चल रही है, हर बार अगली डेट चल रही है। हम्म। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, इवन हमें विजिटेशन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, अगस्त से हमने एप्लीकेशन विजिटेशन की डाली है, फोन पे बात तक नहीं हो रही है हमारी। तो ओके। कुछ भी हो ही नहीं रहा है इस और मामले में। कितने साल का बच्चा है उनका? 8.5 साल का है। 8.5 साल का। ओके। एक बार फोन पे 2 साल में एक बार वीडियो कॉल पे बात हुई है, उसमें भी वो बेटा जबकि बोल भी ऐसे ही रहा था कि पापा मैं आना तो चाहता हूँ पर अभी छोटा हूं ना, कैसे आऊं। तो इस टाइप की उसकी वो फीलिंग थी। और जो भी ब्रदर उसको बर्थडे गिफ्ट या कोई भी गिफ्ट भेज रहा है, दिवाली होली जो भी भेज रहा है, उस तक कुछ भी नहीं। वो ले लेती है भाभी, डिलीवर्ड आता है अमेजन फ्लिपकार्ट का जब भेज, हम्म। बट उससे जब पूछा तो उसको कुछ भी नहीं मिला है, वो आगे भी नहीं देती है। देती नहीं है। नहीं। तो ये बस एक ही चल रहा है, मतलब मैं तो जितने मर्जी बजे सोऊं, मैं सोने से पहले पूरा अपने जाप करके सोती हूँ कि बस बच्चा मिल जाए किसी तरीके से। मतलब ये मदर से डिपार्ट करना नहीं है, क्योंकि मदर ने, मैं मगर डिटेल में आऊंगी तो बहुत डिटेल है, मतलब बच्चे की भी सकी नहीं है वो। हम्म। मतलब वो अपने लिए बहुत, मतलब सेल्फिश नेचर होती है ना, बस कि मैं उसके लिए वो एटीएम कार्ड और ट्रम्प कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं है बच्चा, कि उसके थ्रू ही तो वो पैसा लेगी या जो भी, क्योंकि डायरेक्टर है ब्रदर, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी मतलब हम्म। उनकी है, इनकम है, सब है, गेस्टेड ऑफिसर है वो। अब तो इनका जैसे इनके आपके ब्रदर के अगर मैं देखूं कुंडली देखूं तो अब हम अभी अब तक चलो मैं अभी आपसे क्वेश्चन लेती हूँ, देखती हूँ कितना समझा आपने। क्योंकि अगर मेरी जो आदत होती है ना कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें फिर मेरे एग्जाम भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं कि हम्म, कितना सीखा है आपने, अब कितना समझ आया कि कौन सा हाउस देखोगे आप अपने भाई का। चलिए बताइए। सौम्या आपको पता होगा। सॉरी मैं ना बीच में किचन में चली गई थी, तभी मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, वो खाना बनाने का तो टाइम आ उनका, गया था। हाँ, ये नहीं है कि वाइफ का उनके वाइफ का चार्ट भी हो, आपके ब्रदर के चार्ट से भी पता लग जाएगा कि हाँ वो बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता हम्म क्या होता है, कुछ लोग तो एस्ट्रोलॉजी को ना इस तरीके से लेते हैं कि हाँ भाई बुरा, पता पहले तो नेगेटिव ही सोचते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर नहीं मिलना है, हमें पता लग गया, हम उस एक्सपेक्टेशन से उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उस हम्म ट्रॉमा से तो निकल जाते हैं ना कि हाँ भाई बहुत बड़े लफ्ज होंगे जब इंसान भी दुनिया से चला जाता है, वो भी तो एक्सेप्ट करते हैं ना। हम्म, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से मिसगाइड किया जाता है कि बुरा बुरा बताया जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं आनी। आप हम्म बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है कि हाँ भी हमें गलत मत बताना पहली,
मैं फिर लेती ही नहीं, मैं चार्ज ही नहीं लेती। आप कुछ गलत मत बताना। मैंने कहा आपकी बेस्ट फ्रेंड के पास जाओ। क्यों मैम? क्योंकि मैंने कहा वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी। आपको सपोर्ट करेगी। हम्म। ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स चाहिए कि, है ना? जी जी साहिर जी बोलिए। दीदी शायद एक तो था मदर और बच्चों का जो रिलेशन शायद था वो सिक्स्थ हाउस था, ऐसा था। फिफ्थ। 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 ओके, ठीक है। संतान का घर। मदर फोर्थ ठीक है। हाउस। ओके। फिफ्थ हाउस जो हमारी औलाद, जैसे मेरे बच्चे मैं फिफ्थ हाउस से देखूंगी। जैसे आपके ठीक भाई है। है, उनका फिफ्थ हाउस देखिए, फिर उसका लॉर्ड देखिए, फिर फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट देखिए, फिफ्थ हाउस के ऊपर एस्पेक्ट्स किस किन प्लैनेट्स की है, फिफ्थ हाउस का नक्षत्र कहाँ है, उसका लॉर्ड कहाँ है, बहुत कुछ है। ये जो मैं करा रही हूँ ये बेस है। अगर यही कर लिया ना तो फिर कोई भी, फिर आपको पता क्या है, वो जैसे हमने गाड़ी चलाना सीखते फिर बाद में तो पता ही लग जाता है ना कैसे दौड़ानी है। ये बेस है। ये अगर कर लिया तो ये आपको याद होने चाहिए कि फिफ्थ यस। हाउस है, संतान का घर है, जो मेन है। स्टॉक मार्केट भी है, ठीक है। मतलब अगर अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर उनके बुद्धि है इस टाइम, अगर उनको फिफ्थ हाउस से कुछ दुख आ रहा है तो फिफ्थ हाउस की सारी चीजें परेशान कर रही होंगी। इस टाइम उनकी बुद्धि भी नहीं काम कर रही होगी, कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे होंगे। ये ऐसा, आप एकदम एक प्रॉब्लम कोई बताए आपको, आप 10 चीजें आप खुद बता दोगे, क्योंकि आपको प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट याद है, आपको हाउसेस के एट्रीब्यूट याद है, ठीक है। आप एक सेकंड में बता दोगे। यही एस्ट्रोलॉजी है, यही हमने पढ़ाई की है, ये आप पढ़ सकते हो। ओके। हाँ, जैसे अब अच्छा उनका पेट भी गड़बड़ रहता होगा। खाना तो उसका ठीक है, खाना कम खाता है, वो वैसे ही कम खाता है। तो नॉर्मल से कम खाते हैं। हाँ, नॉर्मल से कम खाता है खाना तो तो। स्टमक स्टमक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, या फिर अगर मैं एक और चीज, अब इसमें एक और चीज आ जाती है, जैसे फिफ्थ हाउस में मान लो अगर उनके राहु किसी तरीके से जुड़ा हुआ है तो कोई ना कोई स्टमक से रिलेटेड इशू होगा ही होगा। पर नॉर्मल तो नहीं कहेंगे हम उनको। जो अगर पर्सन खाना कम खा रहा है, वेट लूज कर रहा है, तो दैट्स मीन कि उनको स्टमक इशू भी है। मतलब हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे कि क्या है, बहुत वास्ट चीज है। पर ये जो चीजें मैंने आज बताई हैं वो बेसिक है। मतलब ये अगर याद है, समझ लिए आपने, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। क्योंकि हार्ट अटैक आने से पहले तो ब्रदर को कभी एक दिन भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हार्ट अटैक से पहले भी नहीं थी, उसके बाद भी उसको मतलब ना बीपी ना कोलेस्ट्रॉल कुछ भी, ना पहले कभी था ना बाद में कभी था। डॉक्टर ने भी यही बोला है कि ऑल ऑफ अ सडन शॉक की वजह से हुआ है। हाँ, शौक मैंने बताया ना, शौक बहुत खराब चीज है। मैंने जैसे एक केस बताया, कल ही आया, किसी ने बता दिया ज्यादा लाइफ नहीं है, वो शौक ही लग गया। ये बहुत नेगेटिव चीज, और यही प्रीति सच में कह रही हूँ, यही चल रहा है आजकल, यही चल रहा है। दीदी ये आजकल नहीं है, ये 20 साल पहले भी ऐसे ही चल रहा हाँ था। था, तभी जब हमने पीटे थे। बहुत ये सारा। बहुत एस्ट्रोलॉजर। पर आज पता क्या है साहिल जी, लूटने का तरीका बदल गया है। वहम डाल दो। मैं फिफ्थ आपको राहु है, हम्म, फिफ्थ में राहु है। अब हाँ राहु होगा, मैंने कहा ना राहु का कुछ कनेक्शन होगा। फिफ्थ हाउस में राहु है। हाँ, फिफ्थ हाउस में राहु है, तो यस, यहाँ मुश्किल है। हम कुछ ना एस्ट्रो सेज वगैरह से कुछ चार्ट्स डाउनलोड करते हम्म। हैं। चार्ट देखा तो वहां पर यूरेनस भी दिखाते हैं, नेपच्यून भी दिखाते हैं। तो ये जो हमारे, वैसे तो हम लोगों को 12 जो 9 प्लैनेट्स होते हैं वो तो आते नहीं फिर उसमें ना, तो वो देखो तो दिखा रहे वैदिक, होते हाँ हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर मैं कहूँ ना तो 9 प्लैनेट्स के ऊपर ज्यादा काम करती है, लेकिन यस ये दोनों तीनों प्लैनेट्स भी
रिजल्ट देते हैं, लेकिन इसको इतना तवज्जो दी ही नहीं गई। फिर मैं ये कहती हूँ कि 9 प्लैनेट से इतना आपको बता देंगे, इनकी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है ही है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जुपिटर है, मरकरी है, ये दोनों फाइनेंस से रिलेटेड है। मतलब आप जैसे आप सीए बनोगे, अकाउंट्स का काम करोगे, ये दोनों प्लैनेट, बैंकिंग में जाओगे, ये दोनों प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को। तो शायद इसलिए नहीं उन्होंने जोड़ा, ऋषि प्राशर ने। प्लैनेट्स तो तब भी थे। ठीक है। अब कई कई लोग एक और चीज है, जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को नहीं माना जाता। राहु केतु को इतना तवज्जो नहीं दिया, वो गुरु और शनि को ही देते हैं। गुरु शनि के ऊपर ही सारी प्रेडिक्शंस है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। ये है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। उसमें ट्रांजिट को, टाइम को दिया जाता है कि उस टाइम पे क्या था और इस टाइम पे ट्रांजिट क्या चल रहा है, प्रेडिक्शन दे दी। वो पूरी मैथ है एक तरीके से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा दीदी, एक चीज और बता दो। कल का एक दिन और पेंडिंग है ना हमारा? सेकंड जी। और क्या, जैसे दीदी का, प्रीति दीदी का, इनके ब्रदर का केस है, मतलब क्या ऐसे कुछ रियल टाइम केस लेके हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं या नहीं? कुछ ऐसा डिस्कस होगा कल के नहीं? मैं आगे बेसिक पढ़ाने वाली हूँ कल। ठीक है दीदी। हाँ, बेसिक पढ़ाने वाली हूँ, अभी कुंडली डिस्कशन नहीं होगी। ओके। आपको ये 2 दिन में इतना जरूर आ जाएगा कि काफी समझ लोगे आप, कि प्रीति जी खुद ही समझ लेंगी कि हाँ ये दिक्कत है। जैसे अभी इन्होंने चार्ट खोला हुआ है और राहु देख लिया, मैंने कहा था ना कि कुछ राहु का कनेक्शन हो सकता है। तो मतलब कोई ना कोई पापी ग्रह, अब इसमें ये जो बेसिक आप 2 दिन में सीखोगे ना, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज इसको अच्छे से याद कर लो, समझ लो इन एट्रीब्यूट्स को। इतना कुछ पालोगे, आपके अपने आप ही चीजें आपको सामने आ जाएंगी। चाहे आपने अभी कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी, मान लो अब 5th हाउस का आपको पता चल गया, 6th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, शनि बैठा है, पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये प्लेनेट बैठा है और ये एट्रीब्यूट है, उसको बस जोड़ना ही तो है। यही तो एस्ट्रोलॉजी है ना। 6th हाउस मैंने बताया, कर्जा, बीमारी, ठीक है, उसका लॉर्ड देखेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे लॉर्ड्स को। ठीक है, कि जैसे मान लो उसमें कोई राशि बैठी है, तो राशि का लॉर्ड होगा, वो कनेक्शन होगा, या 6th हाउस में कोई प्लैनेट ही बैठा हुआ है, तो अगर उसका कनेक्शन 6th हाउस से हो रहा है, जुड़ रहा है, तो आप पाओगे कि हाँ उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कि चाहे कर्जा है, चाहे बीमारी है, चाहे दुश्मन है, चाहे कोई कुछ भी है। बस उसको जोड़ना है, कनेक्ट करना आना चाहिए। और शुरू शुरू में पता क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ भी हम कर, पता नहीं सही किया है कि नहीं, बस उस डर को निकालना है। वही वो डर कल निकालूंगी मैं, कि बिंदास होके बोलो। अगर लगन राशि में कोई भी ग्रह हो ही नहीं, हम्म। तो कैसे रहेगा उसका? लेकिन उस राशि का लॉर्ड है ना, वही कल पढ़ाऊंगी। फिर हम उसकी प्लेसमेंट देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे उस 1 नंबर, उस लगन में कौन से ग्रह देख रहे हैं। फिर देन उस हाउस का, ये केपी का पार्ट है, तभी मैंने इसको मिक्स कर दिया है। भाई जान क्यों मैं फालतू के चार्ज लूं, ये कहूं कि हाँ भाई केपी अलग से सीखो, नाड़ी अलग से सीखो, वैदिक अलग से सीखो। चाहिए तो हमें रिजल्ट ही ना, हम्म। है ना। तो हम ये पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट हाउस का नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा है, फिर फर्स्ट हाउस में देख कौन रहा है, फर्स्ट हाउस में राशि का लॉर्ड कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ कहाँ देख रहा है। बस ये टेक्निक्स जब हमें यूज करनी आ गई, बिंदास होके एस्ट्रोलॉजी करोगे आप। अगर किसी ने कुछ किया है या नहीं किया, वो भी मतलब ऐसे कुंडली देख के पता चल जाता है? लग जाता लग जाता है, प्लैनेट्स बता उन देते। क्या किसी ने कुछ किया मतलब ब्लैक मैजिक ब्लैक ऐसे? मैजिक। हम्म। ये कैसे पता लगेगा उस कुंडली से दीदी? लग जाता है, कुछ प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। सोम्या आप कुछ कहना चाह रहे हो? लग जाता है पता। जी।
हेलो दीदी, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ सौम्या, आप कैसे हो? हाँ, बस सॉरी मिस कर दिया। एक्चुअली इसी टाइम ऐप पर आ गई कॉल एक लाइव कस्टमर की। हाँ, तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी, थोड़ा सा मिस हो गया सेकंड। कोई बात हाँ, नहीं। जी मैं इसका वेट कर रही थी तब भी। हाँ कल करूंगी पहले से ही। जी कल और जी पहले से कर लूंगी मैं। जी जी, जी आप जी ठीक है दीदी? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हाँ, आपकी सारी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, तो हाँ, आप ही से सीखा है ज्योतिषी, तो आप जी ही से सीखी है। जी थैंक जी। यू, थैंक यू। साहिल, बिल्कुल पता लग जाता है चार्ट से। अब जैसे क्योंकि मैंने ब्रदर का काव्या ने दिखाया पूछा। था ना, तो उन्होंने उन्होंने लिख के दिया था, ब्रदर को दिखाया था, जैसे ब्रदर का ना किन्हीं को, हम्म। सबसे पहले लिखकर ये दिया किया कराया है, फिर बोला था जानलेवा किया हुआ है। और मैं सच में कहूँ प्रीति, किया कराया ठीक है, जानलेवा है, ये सारे लफ्ज कुछ तो शब्द ही बता देते हैं कि हाँ भाई डराने वाले शब्द हैं या सच में गाइड हुआ है। हम्म, जानलेवा है, ये थोड़ा ज्यादा मक्खन ऐड कर दिया, सच में कह रही हूँ। नहीं, क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने प्रीति, मैं आपको एक चीज बताऊं, सॉरी बात काट रही हूँ, जो किया कराया होता है ना, वो मैंने एक केस कई हैंडल किए हैं, देखा है भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, मुंह से पॉटी निकलते हुए। ये होता है किया कराया जानलेवा, जानलेवा वाला, मैंने देखा है। बॉडी पे नील पड़े हुए हैं, पागल हुआ हुआ है, वो होते हैं आपके। टचवुड भाई को ऐसी कोई चीज मुझे आपकी बातों से तो नहीं लगी। अभी तो ऐसे लगता है जैसे उसको सेंसेस में ना हो ना प्रॉपर। वो राहु का इफेक्ट है, आपने कहा ना राहु है, राहु। जबकि वो इतना मतलब इंटेलिजेंट, ऑब्वियसली उसने पीएचडी की हुई है, यूजीसी हम्म नेट क्लियर है उसका, और मतलब मल्टीपल है, डबल ग्रेजुएशन है, और उसकी फिर ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन है। हम्म। बहुत पढ़ा हुआ है वो, और अभी पीएचडी करवाता है, औरों को भी गाइड है वो बहुत सारों का। बट इस सारे मामले में वो बिल्कुल, उसने सब कुछ ऐसे छोड़ा हुआ है कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, ब्लैंक आउट हो जाता है वो। तो थोड़ा सा मेरा वो राहु का इम्पैक्ट है। देखो हाँ। प्रीति, मैं एक और चीज बताऊं आपको, अगर इतनी बातें हो रही हैं, किया कराया को मैं बड़े सरल भाषा में कहूंगी। हमारे आसपास हमेशा एनर्जीज होती हैं, यहाँ पे पता नहीं 10-12 लोग हैं। आपको मैं अकेली बैठी दिख रही हूँ, मैं रूम में अकेली हूँ, लेकिन मेरे रूम में 12 से 13 लोग हैं, जिसमें से एक तितली भी है, एक डॉग है, और 10 से 12 लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। एनर्जीज होती हैं, हमेशा साथ में होती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। मान लो आपने डरा दिया आपने किसी को और बंदा डर गया, वो प्लैनेट्स भी कह लो, वो एनर्जीज को बल मिल गया आपको और हानि पहुंचाने का। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो ना, कभी मत ये कहो कि हाँ भाई जानलेवा। ये यहाँ पे मेरे को बड़ी दिक्कत आती है कि तुम डर डर बेच रहे हो। किया कराया है जहां पे राहु का कनेक्शन आ गया ना, वो ये किया कराया होगा। जैसे अब मैं चलो बता देती हूँ, जैसे राहु 5th हाउस में कनेक्टेड है, बच्चे से दूर करने का, क्योंकि 5th हाउस है, तो हाँ कराया होगा। और बंदे की बुद्धि डाउन हो जाए, सोच ही ना पाए, मेंटल ट्रोमा में रहे, बस मानसिक पीड़ा देने के लिए किया कराया, जानलेवा नहीं। जानलेवा वाले तो जो केसेस होते हैं ना, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। एक बार साहिल जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास केस आया था, मतलब उनका किसी फीमेल का था, एक्स्ट्रा मैरिटल था, लेकिन वो लड़का अपनी वाइफ से बढ़िया दुखी था, वो अलग होना चाहता था। और ये नई लड़की आई थी, उस लड़की पे ऐसा करा दिया था, उसकी उसका चेहरे का रंग रूप ही बदल गया, गंदे गंदे दाग। मुझे सिर्फ अच्छा, उनके डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नहीं थे, सिर्फ मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने कहा ये तो किया हुआ है आपके। ये होता है किया कराया। लोग इतना गिर गए, इतना बदला, मतलब फिर वही चीज आ जाती है रेमेडीज की। आप कितना एक इमोशनली मेंटली आपको इतना वो कर दिया जाता है, आप रेमेडीज भी नहीं कर पाते। ये विद्या इतनी प्यारी है ना, पता है ये क्यों, मतलब लोग इधर उधर भागते हैं। एक तो सही ज्ञान नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी मैं बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूं कि मैं बहुत ज्ञान दे दूंगी आपको या कुछ भी है, मैं कहूंगी नियत। अगर आप रेगुलर, मैं कहती हूँ एक पाठ भी कर लो ना, सिर्फ आप अपने लगन लॉर्ड को संभाल लो, चाहे आप कल आना भी मत,
मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, लगन लॉर्ड को संभाल लो, उससे रिलेटेड पूजा पाठ कर लो, आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कर ही नहीं पाओगे। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, क्रोध, चिड़चिड़ापन, किया कराया किया सबसे कराया। ये हाँ, ये टिपिकल, ये लैंग्वेज वही होती है, मेरे से तो ऐसे लिखा भी नहीं जाता। पहले लिखा है जी काम, मैं एक चीज काम पूछूं? शरीर के जी लिए जी, बहुत खराब। हाँ जी सोना। जी मैं बस यहाँ पर ये सब बात हो रही है कि ये कराए की, तो एक चीज है जो मुझे पर्सनली लगती है, वो आपसे पूछना चाहती हूँ हम्म कि ये जो किया कराया, तो ये भी ऑलरेडी हमारी कुंडली में अगर प्लैनेट्स बताते हैं तो इतनी से डेस्टाइंड भी होता होगा, अब वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से होता होगा, पास्ट लाइफ में जब हमने कुछ किया होता होगा, शायद इसीलिए वो किया कराया भी एक उसी का पार्ट होता है, ये जो नहीं, आता है प्लैनेट्स यहाँ के पे अकॉर्डिंग। खुद के कर्म नहीं, मैं कहूंगी यहाँ पे खुद के। अच्छा। अब देखो, मैं, हम्म। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैंने एक्सीडेंट की बात हम्म। बोली, मैंने अपने बच्चे की बात बताई, इसको चाहे किया कराया के ले लो, वो होना था, लेकिन मैंने कुंडली हम्म। पढ़ ली, मैंने रेमेडी करा दी, हम्म। तो वो हुआ, हम्म। लेकिन बचाव हो गया। अब किए कराए को भी, हाँ भी, हम्म। जैसे मान लो इनके चार्ट में राहु 5th हाउस का कुछ कनेक्शन बना रहा है, तो राहु किया कराया कराता है, ठीक है। लेकिन हम्म। अगर इनको, प्रीति जी को ये चीज पता होती कि भाई ऐसा इफेक्ट आने वाला है, तो मैं राहु की रेमेडीज कर देती हूँ या कुछ ऐसी प्रोटेक्शन डाल दूं, तो वो बच जाएगा। हम्म। ये इसी वजह से तो हम्म। भगवान ने ये टूल दिया है हमें, इसको समझो। हम्म। होता है। हम्म। अब लेकिन अब मैं इसमें दूसरा सवाल भी है जो आपके दिमाग में नहीं आया, राहु एक राशि में, ठीक है, 1.5 साल बिताता है, तो ये थोड़ी है कि राहु जहां जहां देखेगा वहां वहां किया कराया होगा, या मेरे पे भी होगा। वहां पे बचाने वाले भी होते हैं प्लैनेट्स, वहां पे जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है, असेंडेंट का बहुत बड़ा रोल है ना। तो काफी चीजें मैटर करती हैं। हम सिर्फ एक राहु को देख के मैं ये नहीं कहूंगी कि इनका 5th हाउस में ये है तो जरूर होगा, पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हाँ, आपकी, आपको कुंडली ये बता देती है कि यस, ये चीज होने वाली है, पॉसिबल है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई ना, एक्सीडेंट वाली चीज, उस पीरियड में क्या हो रहा था, उस उसकी जो स्कूटी है, स्कूटर है मेरे बेटे का, वो कहीं ना कहीं लगे जा रहा था, जिम में जा रही थी, जिम में चोट लगे जा रही थी, और मुझे दिख रहा था कि ये होने वाला है। मैं परेशान थी, मैं तो भगवान के पास जाके लड़ती हूँ, कहाँ एस्ट्रोलॉजी सिखा दी मुझे, मुझे पता लग गया, अब मेरे को नींद चैन नहीं आ रही। ये मैं सच में कह रही हूँ, ईमानदारी से बात करूंगी कि ये इतना डीप जाने की भी जरूरत नहीं है, पता लग गया। भगवान को सरेंडर करो, ठीक है भगवान आपने सिखाई है। क्योंकि मैं अपना एक चीज बताऊं प्रीति जी, मैंने एस्ट्रोलॉजी एक टाइम पे छोड़ दी थी, ये हनुमान जी ने दोबारा मेरे से शुरू करवाई है कि नहीं करनी है, मुझे नहीं जानना। लेकिन वो ये पता लगा कि तुम उतना जानोगे जितना तुम कर पाओगे और जितना तुम करना चाहोगे, लेकिन तुम्हें जानने का हक है, इसलिए ये टूल हमें दिया है। अच्छा, इसको हम एस्ट्रोलॉजी को दूसरे एंगल से भी लेते हैं ना। अब एस्ट्रोलॉजी में हम पिछले जन्म को भी देख पाते हैं। हमें ये तो बड़ा भगवान को इजीली दोष दे देते हैं कि मेरी कुंडली ऐसी खराब है, जैसे उस लेडी ने कहा था बड़ी खराब कुंडली है, और ऐसी कुंडली भगवान ने बना के भेजी है, पहली गाली भगवान के लिए निकलती है, इतनी खराब कुंडली दे दी और ये हो गया वो हो गया, लेकिन खुद का पिछले जन्म का कर्म नहीं देखा। और फिर मेरी आदत होती है कि मैं जब किसी से सेशन लेती हूँ तो मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी समझाती हूँ कि ये लॉजिक है, ये तुम करके आए हो, ये भोगना पड़ेगा, माफी मांग लो, माफ कर दो, ये थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लो, उस प्लेनेट से रिलेटेड फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन डिसिप्लिन, आप ये कहो कि मैं 4 दिन करके और फिर भगवान को एहसान भी जताऊं, तेरे लिए मैं लड्डू छोड़ आया था, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था और तुम मेरा ये काम कर दो, नहीं होगा। फिर मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स के पास मत जाओ, क्यों 500 500 हजार 5,000 रुपया दे रहे हो। तो मतलब पता क्या है, सच में धंधा भी बन गया है सच में। पहले हम, चाहे मेरे को एक चीज बताओ, अगर कर्म भी है, ऐसे एक एस्ट्रोलॉजी तो नहीं दी भगवान ने, साइकिक एबिलिटी, साइकिक सर्जरी, रेकी, बहुत कुछ दिया है, आकाशिक रीडिंग, बहुत कुछ दिया है, अलग अलग टूल्स दिए, हम क्यों फिर वो कर रहे हैं।
कोई तो रीजन है ना, उसमें से एक टूल ये है कि हमने उस चीज को समझा ही नहीं। पता क्या है, इंसान सबसे ज्यादा सेल्फिश है, मतलब पर्सन है धरती पे। उससे ज्यादा कोई सेल्फिश, जानवरों में भी इंसानियत होगी, इंसानों में नहीं है। सही। तो बहुत कुछ है। ये ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। ये जितना पढ़ोगे ना उतना सीखते जाओगे, और उतना कम है। पर ज्यादा डुबकी मारो, मारने पर भी वही है ना, जैसे मैंने कहा मेरे को पता लग गया था बेटे का होना है एक्सीडेंट, तो परेशान घूमे जा रही थी कि छोड़ना ही नहीं, क्यों क्यों सिखा दी एस्ट्रोलॉजी, क्यों डल गई मैं एस्ट्रोलॉजी में। क्योंकि मेरे मेरे मदर चाहते थे कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं, उनको बहुत शौक था। क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे चाचा ही एस्ट्रोलॉजर थे, मामा जी एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनको बहुत था कि मैं करूं, और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कि सच में जब अच्छा ऐसी इतनी ट्यूशन स्ट्रॉन्ग्स हो जाती हैं। मेरे को मेरे फादर की डेथ पहले ही पता लग गई थी, और मैंने डेथ की डेट दे दी थी कि ये मैंने इंट्यूशन से हुआ, कुछ चार्ट ने भी बताया था कि उनके, जैसे मैंने कहा था 1 मई क्रॉस कर जाएंगे तो पापा 12 साल जी जाएंगे। लेकिन 30 अप्रैल को चले गए वो। तो एस्ट्रोलॉजी ना एक जिम्मेदारी भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत जिगरा भी चाहिए। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहूंगी सबके लिए भी है। क्योंकि तुम पता, ये लाइफ में एक सीरियसनेस भी लाती है कि सुधर जाओ, शनि आने वाले हैं, डिसिप्लिन में रहो। पर शनि का क्या मतलब बना दिया है, दुख आने वाले हैं, ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, तकलीफें आने वाली हैं। कोई डिसिप्लिन की बात नहीं करेगा। शनि डिसिप्लिन है, मेन सबसे बढ़िया चीज जो है ना शनि की, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। हार्ड वर्किंग होना पड़ता है जिनका हाँ, शनि, मेहनत 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 मांगता है वो, जो मेहनत। जस्टिस सीकर है ना। हाँ, तो है ना, जैसे आपके साथ किसी की नहीं बनती है तो सिर्फ एक शनि ही है, बाकी तो सारे ग्रह बना के रखते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो ऐसा नहीं है, बना के सारे ही रखते हैं, सबकी अपनी अपनी नेचर है। अब जैसे मुझे अगर पहाड़ों में घूमना पसंद है, आपको समुंदर पसंद है, तो यहाँ सोच अलग हो सकती है, लेकिन दोनों चीजें खराब थोड़ी होंगी। अब जैसे मेरे पास सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, एक्टर्स जो हैं, रणवीर के पास इतना पैसा है, वो तो ड्रग्स भी करता है, उसको शनि कुछ नहीं कहता। तो उसका प्रारब्ध भी है ना, उसके पिछले कर्म भी है, वो पिछली खा रहा है। वैसे देखा जाए तो हम बासी खा रहे हैं, लेकिन हम उसको, जो हम अपने पुराने बुरे कर्म लेके आए हैं साथ में, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड दुख है, वाइफ से रिलेटेड दुख है, हस्बैंड से रिलेटेड दुख है, उसको ठीक कर सकते हैं। उस प्लैनेट्स को उसकी पूजा करके, रेमेडी करके, हमें पता लग गया, आने वाले कल को भी सुधार सकते हैं। जैसे मैंने उस लेडी को कहा कि तू जा ही मत एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि मुझे पता था किसी गलत के पीछे लग गई, हो जाएगा बेड़ा घर किसका, और मत जा। पर मैं उसका चार्ट जरूर देखती थी कि ये क्या चीज हुई, ये कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट हुआ कि जो इसकी सोच बदल गई। जुपिटर, दी नई एक चीज। चीज है। हाँ वो जी। तो राहु का हाँ, कॉम्बिनेशन अच्छा या बुरा? बुध और राहु का कॉम्बिनेशन देखो, अगर आज के जमाने में कहूं तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। उल्टा डिप्लोमेट होगा बंदा, चालाक होगा, इंटेलिजेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा। और अगर मैं कहूं तो, अगर वो सीए जैसे बैंकिंग में है तो अच्छा है। कोई भी वैसे, कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है। हर, देखो मैं एक चीज बताऊं, मंगल है, जैसे सूर्य है, राहु है, उसके अच्छे भी गुण हैं, बुरे भी गुण हैं। जी साहिल जी। दीदी मुझे है कि बाकी कोई क्वेश्चंस पूछ नहीं रहा, मैं और प्रीति दीदी पूछ रहे हैं। अगर किसी और को कुछ पूछना हो तो प्लीज हाँ, आप लोग भी पूछिए।
जी काव्या, साक्षी जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। अभी हमारा जो ग्रुप है दीदी, उसका मुझे लगता है शायद 2 महीने और चलेगा ना। हम्म। अरे पापा मेरी बात सुनो। ये बेटी है आपकी साहिल जी? हाँ मैं अच्छा जी दीदी। मैं अनमैरिड समझ रही थी इनको। नहीं दीदी। मैं अनमैरिड समझ रही हूँ सच में। पर फिर मैंने लगा ये बेटियां तो बाप के पास ऐसे ही लेटती हैं। तो माय गॉड। अब अब तो ये ना अब ये ना मतलब मेरे को सुला के ही फिर मानेगी। जी चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। अगर ज्वाइन करना आप 8:30 बजे। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं आज, है ना? ठीक है। हाँ जी दीदी, कुछ थैंक यू पूछना और सो वेरी प्रीति? मच दीदी। थैंक यू साहिल जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल थैंक मिलते हैं 8:30 बजे। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय बाय। थैंक यू काव्या जी, थैंक यू।